शानदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर बाजार ट्रेड करते हुए ट्रेडिंग रेंज के बाहर ब्रेकआउट की तैयारी में निफ्टी बचा हुआ है 1.5 घंटा। आज है मंथली एक्सपायरी, तो आज की एक्सपायरी और अगले सीरीज की तैयारी पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली अच्छे मूड में आते हुए दिख रहे हैं बाजार और थोड़ा रेंज के ऊपर आने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक्सपायरी का इंतजार है और ऑफ कोर्स काफी सारे नतीजे भी अभी आना बाकी है, तो अहम ट्रेडिंग सेशन रहेगा बाजार के लिए। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें तो दीप क्या, सब कुछ बातें जो भी है आज बड़ी ही बड़ी स्क्रीन पर ही है। छोटा कुछ है ही नहीं। अच्छी तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर 17,300 को दस्तक देता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ 36,400 एक बार दिन में हो ही जाए। हाँ बिल्कुल, हमारा फॉर्मूला तो ठीक है। 850 अंकों का बड़ा छलांग लगाता हुआ सेंसेक्स आज 1.5% की तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में दिखेगी, तो बैंक निफ्टी भी 1% मजबूत आपको नजर आएगा। तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी ज़बरदस्त होती हुई नजर आएगी आपको। इस वक्त यहाँ पर पूरा का पूरा संकेत तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। कहाँ से आ रही है तेजी, ये देखिए जरा। FMCG, फार्मा, IT, ये है वो सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा मजबूत आपको नज़र आएंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी भरपूर एक्शन में है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। नहीं, अच्छा है, बराबर हो गई है। बराबर तो चलिए, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। बढ़ने और गिरने वाले शेयर लगभग बराबर है, लेकिन जो तेज़ी आई है वो पूरी की पूरी इम्पोर्टेड है। यहाँ से जो मिली है हमें अमेरिका से मिली है, और अमेरिका से जो तेज़ी मिली है वो आप देख लीजिए। 350 अंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। कल भी इतना ही ऊपर था, आज भी इतना ही ऊपर है, लेकिन कल यूरोप के बाजारों में सुस्ती थी। आज यूरोप के बाजार चुस्त है। 1 से 2% की तेजी यूरोप में होती हुई दिख रही। तो दीप, ये है अब तक की बड़ी बात है। बिल्कुल, तो बड़ा एक्शन है, बड़ी बातें हैं और अब रेंज के थोड़ा ऊपर भी आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक्सपायरी पोल से 17,200-250 के करीब एक्सपायरी आती हुई दिख रही थी। अब उसी लेवल पर निफ्टी बल्कि अब तो क्रॉस करके 17,300 पर आ रहा है। तो थोड़ा एक्सपायरी एक्शन, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का एक्शन और स्टॉक स्पेसिफिक जो इस समय सपोर्ट है वो भरपूर बाजार के लिए आते हुए दिख रहा है। और नतीजे भी रिएक्ट कर ही रहे हैं। HUL के देखिए नतीजे के बाद ही, क्योंकि खबर वैसे HUL और FMCG के लिए नेगेटिव है, बट नतीजे के बाद देखिए 5% की तेजी इंडियन होटल्स भी। तो नतीजों का रिएक्शन है और साथ ही एक्सपायरी का दिन बढ़िया एक्शन बन रहा है सर बाजार में। इंतजार था इसका। स्कूल में है ना हमारे, सबसे ज्यादा 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती थी। पहला मैथ्स, सबसे ज्यादा लोगों को मैथ्स से डर लगता है। दूसरा इंग्लिश, और तीसरा तो शायद आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, गेस भी नहीं कर सकते कौन सा सब्जेक्ट होता जो हमारी स्कूल में था, संस्कृत। करे 2 साल पढ़े। अच्छा, वाह क्या बात है। तो संस्कृत छोड़ भी दे तो इंग्लिश और मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसा था। और उसी में है ना हमारे टीचर बार बार मार पीट के पकड़ के। आज का जमाना ही बदल गया, आजकल तो सिस्टम ही अलग है। बच्चे को जो पसंद आए वही वाला पढ़ाओ, और हमारे जमाने में ये था बच्चों को जो नहीं पसंद आए वही वाला पढ़ाओ और इसी में मजबूत करो। ये बड़ा डिफरेंस है। आजकल तो मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में लोग मास्टर्स करते हैं जिनके हमने कभी जिंदगी में नाम सुने नहीं, सोचे नहीं। सो ये कहने के पीछे रीजन ये है कि आज सुबह सुबह ही मैंने पुराने जमाने की स्टाइल में 5 बार याद करवाया, 7 बार याद करवाया 15 मिनट के दौरान। एक्सपायरी के दिन के लिए लेवल, एक्सपायरी के दिन के लिए लेवल। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपायरी को रट्टा लगाना जरूरी है, कि कभी भी एक्सपायरी का दिन है, अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि ये नहीं होगा तो वो हो जाता है। हम सोच के बैठे बड़ा उतार चढ़ाव होगा तो सीमित दायरे में रह जाता है। हम सोचते हैं दायरे से बाहर नहीं निकलेगा तो किस तरह से निकलता है। तो वो आज सुबह के रट्टे लगाने के वो फायदे थे कि 17,200 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी में कुछ माहौल अलग ही दिखेगा। ये आपके सामने होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल सर। अब क्यों हुआ है, आज 2 बड़ी वजह है जी। पहली, इसमें कोई डाउट नहीं कि डाउ फ्यूचर्स ने पूरा मूड माहौल ठीक किया है कल भारी उतार चढ़ाव के बाद। और हम जो बात कर रहे थे सुबह, एक और चीज़, सुबह की नहीं शायद कल की बात थी ये, कि ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रवार तक आपको वोलेटाइल रहना है, उसके बाद आप थोड़े स्थिर बाजार में प्रवेश कर। कल भी था, आज सुबह भी, कल भी था और आज सुबह भी था। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डाउ फ्यूचर आज फिर से ऊपर है। तीसरी चीज़, आज बड़े दिनों बाद अच्छे नतीजे दिखे हैं 2-4 इस सीजन में। कि लीवर जैसा स्टॉक नतीजों के बाद 5% बढ़ जाए, वो भी पाम ऑयल का इंपोर्ट पर बैन लगने के बावजूद। बिल्कुल करेक्ट। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। सो आई थिंक दोनों तीनों कॉम्बिनेशन, और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से आज सुबह से हम बुलिश थे, FIs की 33% इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन। ये डेटा किसी एक दिन काम आते हैं, और जिस दिन काम आते हैं उस दिन अगर आपने इसको परफेक्टली पकड़ लिया, सीरीज की शुरुआत 76% से आप करते हैं हाईएस्ट लेवल पर, सीरीज का अंत 33% पे करते हैं,
वहाँ बिकवाली बनती है या खरीदारी बनती है, एब्सोल्यूट है ना। सो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी को अभी भी थोड़ा सा और जोर लगाना है। जो ब्रेकआउट आपको निफ्टी पे 17,225 के ऊपर मिला है, उसके लिए बैंक निफ्टी आपको 36,600 के ऊपर चाहिए। यहाँ से भी 200-250 पॉइंट और ऊपर चाहिए। 36,600, उस 650 आखिरी बाधा है। उसके बाद 36,800, 36,900 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। 37,000 पार करने की अभी जल्दी नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे निफ्टी को 17,500, 550 पार करने की जल्दी नहीं होगी, उसके लिए बड़े ट्रिगर्स चाहिए होंगे, वो देखेंगे। बट ओवरऑल रुझान बढ़िया है। डेटा मेरे साथ तैयार हैं, बस थोड़ी देर में मैं आपको बता भी दूंगा। बिल्कुल, एक्सपायरी से पहले बढ़िया मूड में है बाजार। चलिए बता देते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी आज के। वरुण और कुशल दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। नंबर्स पर फोकस रहेगा आज। एक्सिस बैंक, साथ ही एसबीआई लाइफ नंबर्स आएंगे। एफएनओ स्पेस से अंबुजा सीमेंट्स, बायोकॉन, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, लॉरस लैब, एम्फेसिस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस समेत वेदांता भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करता हुआ दिखेगा। इंडिया मार्ट इंटरमेश की नतीजों के साथ साथ बाईबैक पर भी बोर्ड बैठक है। महाराष्ट्र कैबिनेट आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जो है फैसला लेता हुआ दिखेगा। साथ ही ग्लोबली यूएस के Q1 जीडीपी आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। 29 तारीख कल के सत्र में इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी और अल्ट्रा टेक्स सीमेंट समेत विप्रो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से कैनफिन होम्स, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, टाटा केमिकल्स और एसबीआई कार्ड्स भी अपने नंबर्स पोस्ट करते हुए दिखेगा। एलआईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है आईपीओ को लेकर 12:30 बजे, और ये दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इनफैक्ट ग्लोबली अब देखिए जापान के बाजारों में कल छुट्टी रहेगी। साथ ही यूरोप के जीडीपी आंकड़े और सीपीआई अप्रैल के सीपीआई आंकड़े भी सालाना आधार पर आते हुए नजर आएंगे। 30 अप्रैल शनिवार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने नंबर्स घोषित करेंगे। साथ ही कैश सेगमेंट से जीएचसीएल, एलजी बालकृष्णन, उषा मार्टिन, एएस बैंक, ब्लिस जीवीएस फार्मा और जय भारत मारुति भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बोर्ड बैठक के साथ साथ जो नतीजों पर होने वाली है, कर्ज और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के जरिए फंड जुटाने पर भी विचार करता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट स्पेशलिटी स्टील पीएलआई स्कीम में अप्लाई करने की 30 अप्रैल आखिरी तारीख है। कुल पीएलआई स्कीम का जो अमाउंट था वो 6,322 करोड़ रुपए रखा गया था। और ग्लोबली इवेंट के लिहाज से चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा भी आते हुए दिखेंगे 30 तारीख को। ओके, तो ये है आपके लिए ट्रिगर्स। कुछ खबरों वाले शेयर आपको बताने के लिए तैयार है वरुण, लेकिन खबरों वाले शेयरों की बात चलिए तो आज एक स्टॉक है रडार पर, और वो है गोदरेज एग्रोवेट। खबरों के दम पर गोदरेज एग्रोवेट में बड़ा उछाल 15% का हमारा एसआईपी स्टॉक भी रहा हुआ है। बेहतरीन कंपनी गोदरेज ग्रुप की। और आइए जानते हैं किस वजह से गोदरेज एग्रोवेट में बड़ा उछाल है, क्या कुछ बदला है। वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नादिर गोदरेज साहब, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के भी और गोदरेज एग्रोवेट के भी। गोदरेज सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवाल हिंदी में आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है आप अंग्रेजी में जवाब देना ज़्यादा आसान समझते हैं। अगर आपको सवाल समझना ना आए तो सर प्लीज़ बताइएगा, मैं इंग्लिश में उसे रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले, जो इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट पर बैन किया है पाम ऑयल का, कितना इम्पैक्ट यहाँ की एफएमसीजी इंडस्ट्री पर पड़ेगा, ये बताएं सर। कितनी सप्लाई कम होने की आशंका है और उसका कितना इम्पैक्ट होने वाला है? There's not going to be much of an impact on FMCG companies because PFAD is not an edible oil and it's a byproduct of palm oil refining, and it is the major raw material used by the industry. Crude stearin also doesn't have a ban. And the prices of PFAD have already fallen considerably from the peak. Nor is this ban going to last very long, because in a few days' time, maybe 20-30 days' time, Indonesia's storage tanks will all be full and normal exports will have to be permitted. Okay. सर, आप ये कह रहे हैं कि बैन टेम्परेरी होगा, प्लस मलेशिया भी ये सोच रहा है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी वहां बढ़ा दें, जो मलेशिया से भी पाम ऑयल एक्सपोर्ट होता है। तो क्या ग्लोबली सप्लाई शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा है? सारी कंट्रीज जो पाम ऑयल प्रोड्यूस करती है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? Yes, there is a shortage of edible oils. We must remember that this is partly due to biofuels. We are all trying to get away from fossil fuels like crude oil and natural gas. And the best solutions are biodiesel, which is made from vegetable oils, as well as bioethanol, which is made from maize or sugarcane.
now, because we are trying to get away from fossil fuels, there's a huge demand for biofuels. That means that there is a shortage of agricultural produce. And because of competition for land to grow agricultural produce, all agricultural commodities have risen. The Ukraine war has aggravated the situation, has made it much worse because there is a less supply of Russian oil and Russian gas. Many countries are refusing to buy Russian oil. India, of course, is continuing to buy Russian oil, but other countries are not. And therefore, there is a shortage of crude oil and therefore a shortage of all sorts of agricultural products because of the competition from biofuels. Right, sir. Godit sir, आपकी कंपनी पाम ऑयल प्रोडक्शन में और उसकी एग्रीकल्चर में लीडिंग कंपनी है इंडिया में. क्या आपकी कंपनी को इस पर्टिकुलर एक्शन से बेनिफिट होगा कि मलेशिया एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है और ये यहाँ से इंडोनेशिया से जो ये एक बैन हो रहा है, क्या इसका फर्क पड़ेगा सर? The palm oil prices are already much higher than before. And as a palm oil producers, of course, we would benefit from that. We expect that once the ban is removed, palm oil prices will come down a little, but we don't expect a big decline in prices. And the prices are much higher than in the past in any case. अच्छा सर, जस्ट फॉर माय नॉलेज, आप भी पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं या आपको जितना जरूरत है आप खुद ही प्रोड्यूस करके सेल करते हैं? Our consumer products business to make soap and our oleochemical business import palm products. But as I said, for both these businesses, we import palm fatty acid distillate and palm kernel fatty acid distillate, which are cheaper than palm oil. Yeah. And we have a very small edible oil business for which we use some amount of palm olein, which we use imported palm olein. We don't import it ourselves, but that business is much smaller than our own production of palm oil. We originally went into the production of palm oil in 1980, in the 1988 or so, with the idea to make our oleochemicals from palm oil. But we never actually used our palm oil to make oleochemicals. We imported byproducts to make oleochemicals, and we sold our palm oil in the market as the industry grew. परफेक्ट. अच्छा सर, जो मेरे पास डेटा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका पाम ऑयल प्लांटेशंस में जो रेवेन्यू है ओवरऑल कंपनी का वो 16% है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42% आता है, मतलब ये अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, राइट? सो इस बिजनेस में आपके क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं? क्या आप और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं? हाल ही में हमने देखा कुछ नए प्लेयर्स और आए भी हैं, वो पाम प्लांटेशन को लेकर बड़े एग्रेसिव प्लान्स लेकर आए. गोदरेज एग्रोवेट का क्या इरादा है सर? I should clarify that we do not have our own plantations. All the oil palm is grown by farmers in relatively small holdings. We only have very small experimental farms where we show farmers best practices. We do a lot of R&D to improve the yield of palm and to improve the oil content in the palm fruit bunches. We help the farmers to do best practice so that they produce more fruit bunches and therefore more palm oil and have a higher oil content as well. The government has a pricing formula whereby the farmers get about 75% of the value of the palm oil and we get 25%. We run the palm oil mills for crushing the fruit bunches to extract the palm oil and the palm kernel oil. Palm oil is an extraordinary oil tree in which you get two kinds of oil, palm oil and palm kernel oil. Palm oil is like a fairly common edible oil, similar in composition, but palm kernel oil is very similar in composition to coconut oil. And it has a lot of industrial uses as well. We produce both these oils. We have expansion plans. The government has announced a very new policy. We are hoping to get allocations for more land, but
and we already have allocations in Andhra Pradesh, Telangana, Orissa, Right, sir. Tamil Nadu. And in all these areas, we are going to encourage our farmers to grow more oil palm. The high prices are a strong incentive. Right. And we have we run nurseries. We give the seedlings to the farmers to grow in their fields. Right. And we have expanded our nurseries this year. And we will continue to expand our nurseries. Right. And we can make much more expansion if the government allocates us new territories. But Okay. even in our existing territories, there is a potential for expansion. जी सर। सर आखिरी सवाल जो जिसका शायद पार्टली आंसर आपने दे दिया है इसमें कि चूंकि यहाँ पे एडिबल ऑयल बड़ा सेंसिटिव मामला है, जैसे तेल के दाम बढ़ते हैं पूरी पब्लिक को थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, और अब इस तरह की थ्रेट्स कभी भी आ जाए, कोई एक्सपोर्ट बैन कर दे, ड्यूटीज़ बढ़ा दे, तो हिंदुस्तान में सरकार को क्या करना चाहिए? आप इंडस्ट्री वेटरन हैं, इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें एडिबल ऑयल पर डिपेंडेंस नहीं रखनी है बाहर, तो क्या करने की ज़रूरत है? We import a huge quantity of edible oils, 12 million tons, 1.2 crore tons, and it is very difficult to produce all of that in India. At the same time, we have a natural advantage in producing cereals. And while all these commodity prices have gone up, we have to pay more for oil, but we have an opportunity to export wheat. So the wheat exports can pay for these imports, but I sincerely believe we have to become Atmanirbhar. We have to produce more palm oil. Now, palm oil is not a quick solution. It takes 5 years for the tree to grow. But there are other quicker solutions. India can expand rapeseed. The rapeseed crop, the rape and mustard seed crops are growing rapidly. We can grow even higher. The government should raise the support price of rape and mustard seed tremendously, and also that of sunflower seeds. Ukraine and Russia are the biggest producers of sunflower. There is a huge shortage in the world, and this is a good time for India to expand sunflower cultivation as well. And we should produce more seeds, improve the productivity. The Solvent Extractors Association has run a program to help farmers grow more rape seeds. Our company has also supported this program, and there is a much that can be done to increase oilseed production and oil palm tree production in India. थैंक यू सो मच गोदरेज सर, आपने समय दिया और पूरे डिटेल में पूरा आउटलुक दिया इंडस्ट्री पर और आपकी कंपनी पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है. रियली अप्रिशिएट योर टाइम सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. तो ये थे इंडस्ट्री दिग्गज नादिर गोदरेज साहब बताते हुए पाम ऑयल के इस पूरे मामले पर. हालांकि उनका ये कहना है कि सप्लाई पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जी, लेकिन हाँ दाम बढ़ेंगे, ये दाम बढ़ेंगे और उसका डायरेक्ट बेनिफिट बिल्कुल. और इसलिए गोदरेज एग्रोवेट आज 13% दमदार उछाल के साथ, और सबसे बड़ा फायदा गोदरेज एग्रोवेट को ही होता है. और इसीलिए हमने कोशिश की कि आपको उन टॉप कॉर्पोरेट से मिलवाया जाए जो खबर से सीधे सीधे संबंध और ताल्लुक रखते हैं. आइए बढ़ते हैं आगे, जल्दी से खबरों वाले शेयर जान लिए जाएं. वरुण हमारे साथ है और उसके बाद बैक टू बैक ढेर सारे कॉल से हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से होने भी. 17,300 पर निफ्टी कोई मजाक थोड़ी. चलिए वरुण जल्दी से बताएं. ओके अनिल जी, तो नतीजे आए हैं बजाज फिनसर्व के, जहां पे मुनाफा 38% बढ़ा है और एनआईआई जो है उसमें करीब 6,070 करोड़ के आसपास आया है. 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है. किर्लोस्कर न्यूमेटिक मुनाफा करीब 55 करोड़ के आसपास आया है और 2 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुनाफा 165 करोड़ से बढ़ के 355 करोड़ पे आया है और एनपीएस में कमी हुई है. वरुण बेवरेजेस मुनाफा 129 करोड़ से बढ़कर 254 करोड़ के आसपास आया है और 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस का ऐलान इस कंपनी ने किया है. सबकी नज़र वहाँ पे थी. मार्जिन जो है वो भी बढ़े हैं 17% से बढ़कर 18.7, तो अच्छे नतीजे हैं. दीपक फर्टिलाइजर स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर 26 अप्रैल को करीब 0.43% के आसपास की हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में खरीदी है. भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल और सिस्को के साथ मिलकर 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस के लिए इन्होंने एक करार किया है. पिडिलाइट यहाँ पे जीसीपी अप्लाइड टेक के साथ इन्होंने वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन के लिए करार किया है. कैपेसिटी इंफ्रा इसको 826 करोड़ का ऑर्डर मिला है. ब्लॉक डील अंबुजा सीमेंट में हुई है. 9.3 लाख शेयर्स, एचडीएफसी लाइफ 54.6 लाख शेयर्स, एमआरपीएल 9.5, हिंडाल्को 1.3 करोड़ शेयर्स और आईटीसी 32.2 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं.
ओके तो ये हैं वो सारे के सारे खबरों वाले शेयर, और खबरों वाले शेयरों के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है आपके लिए तैयार, और बैक टू बैक ढेर सारे बिगुल है। तो जल्दी से सबकी एक एक करके फटाफट कॉल ली जाए। पहले जय का जैकपॉट। ओके जय से हम थोड़ी देर में संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आइए तब तक जल्दी से वागले साहब भी तैयार है। कायदे से तो वागले साहब के लिए पहला बिगुल होना चाहिए। वागले साहब का ही है। हाँ, गलती से दूसरा बज गया, वागले साहब गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी हो गई। चलिए बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। एक पोजिशनल कॉल है जो कि 2-3 दिन के व्यू से लिया जा सकता है या एक हफ्ते के व्यू से लिया जा सकता है। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। 3200 का लेवल जो फोर्स से निकाला है, मुझे लगता है ये 3500 तक की शुरुआत है। 10% की मूव मुझे 1 से 2 हफ्तों में दिखती है। अगर आपको उससे छोटा टारगेट चाहिए तो 3380 3400 का टारगेट है जो 2-3 दिन में आना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 3230 का होना चाहिए। ये मैं फ्यूचर्स के लेवल्स देगा। पेंट्स इस पर आ रहा है बड़ा वाला ब्रेकआउट, खरीदारी करें अभी। आइए चलते हैं चार्ट कॉर्नर के लिए राकेश जी कुणाल जी के पास। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखें तो नए हाइस पर आज दोबारा से आया है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इंट्राडे के लिए बीटीएसटी के नजरिए से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, सारे रिलायंस ग्रुप के स्टॉक्स में हम बड़ी तेजी देख रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज अगुवाई कर रहा है। 2800 का स्तर चार्ट पर पार होता हुआ और उसके ऊपर आज पूरी संभावना है कि क्लोज आता हुआ नजर आएगा। तो एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हो रहा है, बाय करके चले। 2805 रुपए पर 2805 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 2885 रुपए का 2885 का होगा और इवेंचुअली 2925 के टारगेट के लिए रिलायंस में हमारी खरीदारी कराए। तो बड़े टारगेट से रिलायंस पर करें खरीदारी, बाजार को ऊपर ले जाते हुए। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु बाय का स्टॉक रडार पे है और मेरे को लग रहा है कि आईटी सेक्टर के अंदर करेक्शन का दौर अब खत्म हुआ और अब यहां से एक बाउंस बैक पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। और जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 1278, 1278। स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट के बाद आज संकेत मिल रहे हैं कि स्टॉक यहां से एक पुल बैक और एक बाउंस बैक दिखाना चाहिए। यहां से इमीडिएटली मेरे को लग रहा है ऊपर में स्टॉक में 1310 रुपए से लेके 1325 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलने चाहिए। ये पुल बैक बाउंस बैक टारगेट होंगे। ये टारगेट अचीव होने पे रैली एक्सटेंड होगी। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1250 1260 के आसपास है। 1250 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 1310 1325 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शन के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। 1280 वाला कॉल 52 रुपए 53 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें खरीदारी करें। 42 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 65 रुपए से लेके 70 रुपए तक के टारगेट 1280 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 1310 1325 के टारगेट जल्दी ही टेक महिंद्रा में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें टेक महिंद्रा। ओके, खरीदारी करें टेक महिंद्रा, ये आपके लिए काउंटर है। एक और स्टॉक जो आज सुबह से एक्शन में है, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है और अब उसके नतीजे भी आ रहे हैं। तो कुणाल जी आप चार्ट पुल अप करें कोरोमंडल इंटरनेशनल के, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर इस समय आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक भी बढ़िया एक्शन में, मुनाफा 290 करोड़ का यहां पर आपको आते हुए दिखा है। तो फर्स्ट कट पर मुनाफा कोरोमंडल का 290 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। 160 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ का यह मुनाफा आया है। तो मुनाफे के फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। 156 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़, ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखाया आपको यहां पर मुनाफा। तो कोरोमंडल की तरफ से ये अच्छा प्रदर्शन रहा है जहां तक फर्स्ट कट नतीजों का सवाल है। आय की बात करें तो 2820 करोड़ से बढ़कर 4230 करोड़ की आय आई। तो आय में भी दमदार उछाल आपको आते हुए दिखा है और अच्छी परफॉर्मेंस कोरोमंडल की तरफ से। फर्टिलाइजर्स एग्री ये हमारी थीम भी रही है। बजट के समय से अनिल जी कह रहे हैं कि यहां पर आप रखिए नजर।
रिसेंटली हमने सब्सिडी पर एक्सक्लूसिव भी खबर आपको दी थी, बट पिछली तिमाही बहुत ही दमदार रही है, मुनाफा और आय में शानदार बढ़त। और कुणाल जी, अच्छे मोमेंटम के बाद इन बढ़िया नतीजों पर स्टॉक और पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, 7% ऊपर कोरोमंडल, क्या करना चाहिए इस चार्ट पर? देखिए बिल्कुल ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे दीपांशु। मुझे लगता है कि देखिए 925 तक मुझे चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आती है। स्टॉक ने बड़ी तेजी से अभी कुछ मूव दिखाया है, तो थोड़ा सेटल हो जाए तब खरीदें। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, बहुत विशालकाय पैटर्न है, इसके डेली चार्ट्स पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे 925 930 के लेवल्स इसमें चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। जिनके पास पोजीशन है इत्मीनान से बने रहे, एक स्टॉप लॉस रख लें 895 का और 925 930 का टारगेट हो। अच्छी बात है अनिल जी कि कामकाजी तौर पर भी अच्छे नतीजे दिख रहे हैं सर, क्योंकि एक्सपेंसेस इन्होंने कंट्रोल में रखे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि मुनाफे में शानदार बढ़त है। रेवेन्यू ग्रोथ तो खैर एक्सपेक्टेड थी, बट मुनाफा ये मेंटेन कर पाए हैं, एक्सपेंसेस कंट्रोल में रख पाए हैं, तो एक तरह से कामकाजी तौर पर भी अच्छे नतीजे हैं, जो रेयरिटी है इस अर्निंग सीजन में आती हुई बहुत ही जबरदस्त और बहुत दमदार नतीजे हैं। इसके दम पर मैं ये कहूंगा दीप, अब चंबल फर्टिलाइजर लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपकी किसी के रडार पर चंबल फर्टिलाइजर आए तो दिखाइएगा। मैं 2000 में देने की सोच भी रहा हूँ, लेकिन तब तक क्योंकि लाइन चूंकि बड़ी लंबी है, सिमी जी कतार में है और कौन कौन हिमांशु जी कतार में है, जय को भी देना है, तो जल्दी से एक बार फटाफट बता दें हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, हिटमैन के लिए एक स्पेशल टारगेट हिट की बहुत ही आज कोरोमंडल में जबरदस्त खरीदारी की राय दी थी अनिल जी टारगेट के लिए। तो अनिल जी 30 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 50 रुपए का आज ही बिक गया है, जबरदस्त ब्रेकआउट वहां पर देखने को मिला है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करके वहां तक बने रहे। अनिल जी वैसा ही एक मुझे लगता है कि एक और स्टॉक है जिसमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कैंडिडेट है L&T इन्फोटेक। अनिल जी इस स्टॉक में एक बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली, एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर से स्टॉक गुजरा है और आज के सेशन में यहाँ पर एक इंट्राडे चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। बहुत ही ओवरसोल्ड चार्ट है अनिल जी, बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पीसीआर है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग का। तो L&T इन्फोटेक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलेंगे। 5050 का पहला टारगेट, 5120 का दूसरा टारगेट और 5200 रुपए तक का तीसरा टारगेट मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में आता हुआ नजर आ सकता है। 4900 के स्टॉप लॉस के साथ L&T इन्फोटेक के मे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है। L&T इन्फोटेक है खरीदारी करने की राय, जल्दी से बिल्कुल सिमी जी के लिए, और उसके बाद जय ठक्कर देंगे आपको एक बेहतरीन कैश का ऑप्शन। बताएं सिमी जी। टोटल नहीं किया सिमी जी से परफॉर्म कर रहा है और लीड कर रहा था इन्फोसिस तो चल गया, उसके साथ साथ परसिस्टेंट भी चल गया। अब जो मेरा फोकस में है वो है माइंडट्री, एकदम लोअर लेवल से घूम रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ही बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। एकदम बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। पहला टारगेट होगा 3660, 3620 के आसपास है, 3660 का कैश का लेवल में दे रही हूँ, ये होगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा 3685, ये दो टारगेट्स आज ही आना चाहिए। 3685 के ऊपर जाके अगर 90 आज बंद करता है तो पोजीशन कल तक होल्ड कीजिए। इनफैक्ट मंडे तक का मुझे लगता है कि 3750 तक का रैली देखने को मिलना चाहिए। ये क्या हो रहा है मालूम नहीं है, हो सकता है ये शॉर्ट कवरिंग है, हो सकता है कि ये रियल बाइंग है। वो रियल बाइंग हो रहा है कि नहीं वो तो कल तक देखने को मिलेगा। पर शॉर्ट तो एक बार सिमी जी लेवल जरा वापस, सिमी जी माइंडट्री के लेवल जल्दी से बताइए, स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से। 3660 का पहला टारगेट, 3685 का दूसरा टारगेट और 3750 का तीसरा टारगेट के लिए माइंडट्री को बाय करके चलिए। 3600 के नीचे स्टॉप लगाएंगे। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए राय। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। जय जी बताएं सर। Very good afternoon to you, जी. Thank you very much, Energy, for having me, a little bit early as a lifeline. पहले जब मुझे तो पहले लगा आप लाइव ही हैं, फिर मुझे बाद में पता चला कि आप तो फोन पर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कतार में आप पीछे रह गए, नहीं तो शायद पहले और 5 मिनट पहले नंबर आ जाता। अब बताएं सर। जी जैसे मॉर्निंग में मैंने कहा था कि जैसे ही कुछ एक सिग्नल आता है देन डेफिनेटली विल यूज द लाइफलाइन, और मुझे तो लग रहा है निफ्टी में दमदार और शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिलेगी। 17,300 का कॉल खरीदे आप 158 पर अभी, बट 5 मई की एक्सपायरी का एनर्जी है।
नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 5 मई 158 पर खरीदे 17,300 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे अनिल जी जो पहला टारगेट बन रहा है दैट वुड बी 216 216 एंड सेकेंड टारगेट वुड बी 242। तो ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे और मुझे ऐसा लग रहा है कि अबाउट 17,225 लेवल जो अनिल जी आप भी कह रहे थे सिमिलर लेवल वी वर वाचिंग एंड उसके ऊपर अब 17,300 भी एनर्जी जैसे निकलेगा आई मीन इसको उसके ऊपर थोड़ा भी सस्टेन अगर कर गया एंड आई थिंक और शार्प शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिलेगी। डाउन साइड में जो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है दैट कैन बी प्लेस्ड एट 114 114। तो रिस्क और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है एनर्जी 158 पर खरीदे 216 242 ये दो टारगेट्स एंड 114 का एक स्टॉप लॉस रहेगा 17,300 के स्ट्राइक का। ये है आपके लिए राय निफ्टी का 5 मई वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है 158 में, स्टॉप लॉस लगाइए 114 का और 216 242। तो निफ्टी ने तो दमदार एक्शन दिखा दिया 17,300 के पार निकलकर। बैंक निफ्टी भी तैयारी कर रहा है 36,600 के ऊपर निकलने की। जय जी फुल ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं बट जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल। अनिल जी मैं आने ही वाला था उस पर आपने एकदम परफेक्ट सवाल वो टाइम पर पूछ लिया। जी बैंक निफ्टी में जैसे ही वो ट्रिगर मिलेगा वहाँ पे भी हमें कॉल इनिशिएट करेंगे। आई विल वेट एज नाउ आउट देयर 36,500 600 ये रेंज निकलते ही जैसे ही हमें एक्शन कुछ डेटा में नजर आती है जी यहाँ पे भी एक रिकमेंडेशन दे दूंगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भरपूर एक्शन में सब लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जैन साहब नहीं है, जैन साहब भी एक्शन में है और जैन साहब के स्टॉक सेक्शन, जैन साहब बोलते कम है, उनके स्टॉक्स ज्यादा चलते हैं चुपचाप आराम से। और जैन साहब का एक फेवरेट स्टॉक पूरा सेक्टर ही फेवरेट जो फर्टिलाइजर का है, अभी कोरोमंडल के नतीजे आए हैं। जैन साहब कोरोमंडल दौड़ रहा है, चंबल मजबूत है, आरसीएफ क्योंकि कोरोमंडल के साथ सबसे ज्यादा शायद आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं 75% रेवेन्यू लगभग सिमिलर काइंड का है। जरा राय दीजिए आरसीएफ पर भी और बाकी फर्टिलाइजर शेयरों पर भी। नहीं बिल्कुल अनिल जी फर्टिलाइजर्स पे तो बहुत बुलिश हूं। मुझे कोई भी अगर कोई पूछता है तो मैं सबसे पहले एग्री थीम बोलता हूं कि वन शुड बी वेरी वेरी बुलिश ऑन एग्री थीम इन इंडिया। एग्रीकल्चरल जीडीपी के हिसाब से भी और जिस तरीके से इनकी प्राइसेस बढ़ रही है तो ये बहुत बड़े बेनिफिशियरीज रहेंगे। आरसीएफ वापस से अच्छे खासे मैं बोलूंगा कि एक करेक्शन के बाद कंसोलिडेट होके अब चलने लगा है। तो मुझे लगता है कि ये 150 रुपए के जो लेवल्स हमारे पैनल में भी कई एनालिस्ट ने बोला और मैं तो काफी सालों से बुलिश हूं। तो ये है कोरोमंडल के गजब के रिजल्ट्स है। और दूसरा चंबल का आपने बोला, इनफैक्ट चंबल का हम लोगों ने वेरी फ्रैंकली फंडामेंटल्स तो अच्छे ही हैं टेक्निकली और प्लस ऑप्शंस की भी स्ट्रेटेजी हम लोग करवा रहे हैं और ऑप्शन में पुट राइटिंग करवा रहे हैं चंबल में। सो जिनको लॉन्ग टर्म के लिए कई बार कंटिन्यूअस बेसिस पे पुट राइटिंग करनी हो तो इट कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक। सो आई फील बिल्कुल इन स्टॉक्स पे ध्यान दे। और भारत रसायन और बहुत सारे स्टॉक्स आपने बहुत सही बोला। ज्यादा टिप्स तो मैं नहीं दे पाता, ज्यादा पिक्स नहीं दे पाता, बट जो दिए हुए उनमें बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रहा है। थैंक यू सो मच अनिल जी। तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से पूरा एक और जैन साहब वाला स्टॉक नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है, डेटामैटिक्स। अभी भी उसके भी नतीजे हैं और बात करते करते वो भी रिएक्ट करते हैं। माय गॉड 7% ऊपर है 310, मेरे ख्याल से 225 रुपए के आसपास लास्ट रिकमेंड किया था इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। जैन साहब डेटामैटिक्स बहुत तगड़े नतीजे हैं। कामकाजी मुनाफा 50 करोड़ से 52 करोड़, घटा नहीं, ये बड़ी बात है आज के जमाने में। मार्जिन्स भी लगभग बराबर ही हैं, आधा % से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 17.5 से 16.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं और स्टॉक मजबूत है। जरा राय दीजिए अपनी। क्या बात है अनिल जी, से मैं जो ये जो 4 दिन का जो मतलब उस टाइम पे अगर 100% थे तो अब आप 105% हो सर। मतलब इतना याद कैसे रहता है हर चीज, मतलब गजब। 4 दिन की छुट्टियां लेता रहूं ना ऐसे 4 दिन की छुट्टियां लेता रहूं। आप छुट्टियां तो मत लेना सर। रेजुमिनेशन में तो बोलूंगा कि 4 दिन के जो ये ब्रेक आते हैं ना बड़े बड़े, उसके बाद भी हमें तो परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपका सर। बट डेटामैटिक्स कल डी-लिंक ने गजब का परफॉर्मेंस दिया, उसने भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिया था और टेक्निकली फंडामेंटली सब बढ़िया लेवल्स थे। और आईटी स्टॉक्स चूंकि नर्वस थे तो ये स्टॉक्स में अच्छे रिजल्ट्स में बहुत जबरदस्त बाउंस देखने को मिल रहा है। इन्फोबीम्स को देखिए आप, आज गजब का परफॉर्मेंस चल रहा है, जिसको मैंने जैन साहब के जेंस में 140 पे रेकमेंड किया था सितंबर 2020 में, जब हमारा वो अमृतकाल बोलते जो, तो उस समय जो चल रहे थे स्टॉक्स, और उसके बाद आज 1250 के लेवल्स है। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक। सो अगेन आईटी स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि अंडर परफॉर्म करेंगे, मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे तो हमारी नजरें बनी हुई है। तो ये है आपके लिए राय सारे के सारे आईटी शेयरों पर। एक बार अच्छा करेक्शन देकर आईटी शेयर फिर से ऊपर जाने की तैयारी में इस वक्त बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे और वक्त है अब आपके लिए सेठी साहब से मुलाकात करने का।
बताएं सेठी साहब, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर, शुरुआत कीजिए। पहला अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो उसी सेक्टर से है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, मिड कैप आईटी का सेक्टर। हम स्टॉक का नाम है ई-क्लर्क्स, जो कि अभी 2420 के लेवल पे ट्रेड करता है। आज सुबह भी मैंने पर्सिस्टेंट सिस्टम्स बाजार खुलने के पहले रिजल्ट के ऊपर रिकमेंड किया था। बहुत ही जबरदस्त तेजी हुई है, 5-6% ऊपर है वो भी। और कल हमने देखा केपीआईटी के भी नतीजे बहुत ही अच्छे थे। मुझे लगता है जिस तरह का अब नतीजे आ रहे हैं मिड कैप आईटी के, मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स भी बहुत अच्छा करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है ये। क्रिटिकल आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू बीएफएसआई, टेलीकॉम, रिटेल, ट्रेवल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। बाकी कंपनी के फॉर्च्यून 500 में से भी कई सारी कंपनियां जो इनकी क्लाइंट्स है, फिर सॉलिड फंडामेंटल्स है। और एफआईआईज अराउंड 35% हिस्सेदारी ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी, निपॉन, डीएसपी, आईसीआईसीआई प्रू और फिडेलिटी है। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है इस तिमाही के भी जब नतीजे आएंगे, डेट्स अभी आई नहीं है, दे शुड बी एक्सीलेंट। और इस पे मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 2500 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 2390 रुपए का। ओके, तो ये है ई-क्लर्क्स, आपके लिए 2390 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय, 2500 का टारगेट। और दूसरा शेयर सर? दूसरा स्टॉक है एक केमिकल स्टॉक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक सुदर्शन केमिकल्स। ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है पिगमेंट्स की, और वहां पे इनका 35% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। कंपनी इंटरनेशनली भी प्रेजेंट है, इनके सब्सिडियरीज है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और चाइना में भी। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, फिर पैट का कैगर रहा है पिछले 3 साल का 22%। एफआईआईज अराउंड 19.4% स्टेक ओन करते हैं, और वो भी कंटिन्यूअसली अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा रहे हैं, जिनमें प्रमुख है अमनसा, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई प्रू और एक्सिस। और बाजार के 2 दिग्गज नामी निवेशक आकाश बंसाली इसमें 2.25% स्टेक ओन करते हैं, और विजय केडिया 1.44% स्टेक ओन करते हैं। कंपनी के नतीजे आने बाकी है, बट जिस तरह से केमिकल स्टॉक्स में भी एक अच्छी चाल शुरू हो गई है, जो आज दिन भर से भी चर्चा हो रही है, दीपक नाइट्राइट वगैरह। बाकी हाल ही में मैंने एक सुमितोमो केमिकल्स दिया था, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरे इसमें टारगेट है 555 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 520 रुपए का। ओके, तो सुदर्शन केमिकल्स इस पर करें खरीदारी, और साथ ही ई-क्लर्क्स यहां पर करके चलें खरीदारी। 2 बेहतरीन कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने काउंटर्स शेयर करने के लिए। आइए कुछ और कॉल से तैयार एक्सपर्ट्स की तरफ से चार्ट कॉर्नर का एक और बिगुल। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है डाबर में खरीदारी की राय है। इस स्टॉक ने 573, 574 के एक नेकलाइन को तोड़ा है कैश मार्केट के अंदर। 573, 574 के एक नेकलाइन को तोड़ा है, और जिस तरीके से नेकलाइन टूटी है शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक नीट क्लियर ब्रेकआउट है। 588, 590 तक जाने का पोटेंशियल रखता है डाबर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट यहाँ चार्ट पर आज एक्सपायरी के दिन आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। इस स्टॉक में एक पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 70 रुपए का ये पैटर्न है, यानी कि इसमें 70 रुपए की डेप्थ है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि जितना गहरा पैटर्न उतना बड़ा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहां से कम 30-40 रुपए की तेजी आपको डाबर में देखने को मिलेगी। खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखें 570 रुपए पर, 570 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 590 रुपए का, 590 का, इवेंचुअल टारगेट 600 रुपए का। तो 600 तक जाता दिख रहा है डाबर में खरीदारी की राय। नहीं, एक मिनट, ये कौन सा पैटर्न, कौन सा बताया, कौन सा गहरा पैटर्न? मतलब एक बार समझाओ जरा, नई चीज सुनिए आज। नहीं अनिल जी देखिए, ये पैटर्न है। एक मिनट, आप पैटर्न समझाए उससे पहले मुझे सिमी जी से कुछ पूछना है। मैंने जैसे पूछा ये पैटर्न नया सुना है पहली बार, तो इसको जरा समझाओ। तो सिमी जी ऐसे मुस्कुराने लगे। सिमी जी, क्या मतलब मैं क्या कुछ चीज सीखने समझने के लिए नहीं पूछ सकता? आपको हमेशा डाउट ही क्यों होता है? नहीं, मैंने कुछ और ही सुना था। मैंने सुना था कि आपने कोई दूसरा नाम सुना। अच्छा। मैं सोच रही थी मैंने तो सही नाम ही सुना है कुणाल जी, और कैसा पैटर्न देख लिया वही मैं सुन रही थी। फिर कुणाल जी ने कहा कि नहीं ये मतलब नॉन पैटर्न है। आपने क्या सुना था वो मुझे मतलब अच्छा, चलो ठीक है कुणाल जी, वापस से हमको सबको बताएंगे वापस से। उम्र नहीं है अनिल अच्छा कुणाल जी, कौन सा पैटर्न था ऐसा ये नया वाला?
बड़ा गहरा कुछ तो ऐसा बोले ना, गहरा पैटर्न। देखो आप सही बता दें, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग वापस निकलवा लूंगा। आज सुबह हुआ, आज सुबह ऐसा हुआ है किसी के साथ? अनिल जी आज बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल आज जैन साहब के साथ हुआ था। अनिल जी देखिए, मैंने केवल ये कहा कि पैटर्न बड़ा गहरा बना हुआ है, हाँ। यानी कि डेप्थ बहुत है इस पैटर्न की, हाँ। तो अनिल जी हम ये मानते हैं कि जितना गहरा बॉटम बना है पैटर्न का, उतना ही बड़ा उछाल पैटर्न के मुकम्मल होने के बाद होगा। तो पैटर्न कंप्लीट हो गया है, उतनी ही बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी जितना कि इस पैटर्न में गहराई है। 70 रुपए का डेप्थ है इसकी, तो कम से कम 40-50 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ तो ऐसा सुना था, बड़ी डेप्थ वाला गहरा पैटर्न बनाया। तो अब समझ में आया कि जितना गहरा पैटर्न बनता है उतनी उछाल बड़ी आती है। और ये उछाल किसकी? डाबर की बात कर रहे हो आप, राइट? ओके, डाबर है जी, डाबर। हाँ, तो एक और बिगुल हिमांशु जी के लिए, आपके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी अब की बार मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि प्रोफेसर बनना चाहिए था। कॉल अनिल जी डाबर की ही है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। 110 रुपए के टारगेट के लिए छोटा स्टॉप लॉस है 560 रुपए के नीचे का, तो माफ कीजिएगा 564 रुपए के नीचे का। और डाबर में यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है, न केवल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, बल्कि ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन भी अनिल जी यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। जो 600 रुपए के 650 रुपए से डाबर में करेक्शन होते हुए नजर आ रही थी, इस ब्रेकआउट के साथ वो करेक्शन भी अनिल जी यहाँ पर पूरी होते हुए नजर आई है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक वापस से अपना अपट्रेंड रिज्यूम करता हुआ नजर आ सकता है। तो डाबर पर बुलिश है कुणाल जी, राकेश जी, डाबर पर बुलिश है हिमांशु जी, और डाबर पर ही बुलिश है किरण जी। किरण जी ने बोला कि फोन फ्रेंड कर लो, लाइफलाइन यूज करनी है, डाबर स्पेशल कॉल है। अब किरण जी मान लिया, किरण जी की तरफ से भी डाबर ही मान लिया। अब क्या, कुणाल जी राकेश जी ने बोल दिया, हिमांशु जी ने बोल दिया, और हिमांशु जी तो पहले ही बोल चुके कि नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो लगेगा प्रोफेसर हूं, तो इसलिए किरण जी से भी हम इसी में मान लेते हैं। तो किरण जी की तरफ से भी स्पेशल कॉल। डाबर में ऐसा क्या हो गया, सब लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है डाबर भाई, बड़ा ब्रेकआउट, कुछ बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा कमाल हुआ है। जैन साहब डाबर, अच्छा जैन साहब को के रडार के बाद, ओह सॉरी एफएनओ स्टॉक है। हाँ जैन साहब तो भूले बिसरे गीत वाले हैं, विविध भारती के जमाने के। ओके चलिए, तो ये है वो सारे के सारे स्टॉक्स। इस बीच स्टरलाइट टेक के नतीजे आ गए, एक बार जल्दी से नतीजे देखिए। मुनाफे से घाटे में आ गई है अनिल जी कंपनी। ये आपके लिए फर्स्ट कट पर फिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। स्टरलाइट टेक 124 करोड़ के मुनाफे के सामने 22 करोड़ का कंसोलिडेटेड घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। तो इस पर आप रखिए नजर। फर्स्ट कट पर ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स के लिहाज से भी अगर आप तिमाही दर तिमाही देखें तो मार्जिन्स इनके आधे होते हुए दिखे हैं। साल दर साल ऑफ कोर्स थोड़ा वहाँ पर एक्शन है। साल दर साल आय यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है, 1475 करोड़ से बढ़कर लगभग 1580 करोड़ की इनकी आय आती हुई दिखी है। तो आय में तो उन्होंने अच्छी मूव देखी है, बट तिमाही आधार पर अगर आप मुनाफे के आधार पर देखें तो फिर मुनाफा से अब घाटा इनका आते हुए दिख रहा है। ओवरऑल एक्सपेंसेस में भी हमने बढ़ोतरी देखी है, इसका मार्जिन्स पर भी असर ऑब्वियसली आते हुए पड़ा है, बड़ी बढ़ोतरी देखी है जहाँ तक एक्सपेंसेस का सवाल है। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपने घाटा ऑलरेडी आते हुए देखा है। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से और थोड़ा एक्शन और बढ़ने की वजह से ये घाटा आया है। हालांकि रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ आती हुई दिखी है। ये है आपके लिए स्टरलाइट टेक। आइए फिर जानते हैं सर के साथ इस समय बाजार पर आपको क्या बनानी है रणनीति। अनिल जी की लेते हैं स्ट्रैटेजी। सर जबरदस्त एक्शन है। डाउ फ्यूचर्स देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट 400 अंक ऊपर दिख रहे थे, 370 अंक ऊपर अभी भी आपको दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार 2% ऊपर आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स में 2.5% का उछाल है। वो इसलिए है क्योंकि फेसबुक मेटा के नतीजे कल पोस्ट मार्केट आए थे और पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 18% का उछाल फेसबुक के शेयर ने दिखाया था, मेटा जिसका अब नाम हो गया है। तो अगर 18% वो पोस्ट मार्केट उछला है तो उसका आप रिएक्शन नैस्डैक फ्यूचर्स पर डेफिनेटली देखेंगे। इससे 2.25% ऊपर ये दिख रहा है। आज एप्पल और अमेजॉन के नतीजे आने वाले हैं तो उस पर भी बाजार की नजर है। बट ओवरऑल अमेरिकी बाजार से अच्छे संकेत हैं, यूरोप के बाजार पॉजिटिव हैं, एशिया के बाजार 1.5% तक ऊपर रहे थे। कच्चा तेल दायरे में है, कुछ ज्यादा बड़ी मूव वहां पर नहीं आती हुई दिख रही है। तो ग्लोबल क्यूज काफी सपोर्टिव है और इन लाइन हमारे बाजार भी अच्छे एक्शन में एक्सपायरी के समय क्या करके जाए। तेजी 2 वजह थी। पहली चीज तो ये कि आज आपको नीचे की रिस्क साफ दिख रही है कितनी है जी।
17,175, 17,200 इसके नीचे आप बंद नहीं होंगे। क्लोजिंग आपकी एक्सपायरी की वो नहीं आएगी, वो सबसे बड़ा कंफर्ट है। क्यों? 17,200 के पुट पर 1,23,00,000 शेयर हैं, ठीक है, जिसमें से 1,04,00,000 शेयर आज ही खुले नए बने, तो वो पुट पर आपके लिए सपोर्ट हो गया। 25 पॉइंट का क्वेश्चन 17,175, 17,200 आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो गया। 17,200 अगर गलती से आखिरी 1 घंटे में आ जाते, जो कि आप आएंगे नहीं जी, तो वहां पर 74,00,000 शेयरों का कॉल राइटर भी खड़ा है जिसको शॉर्ट काटनी है। ओके, ठीक है। अब आ गए आप 17,300 पर। 17,300 बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 17,300 पर है। 1,31,00,000 शेयरों का 53,00,000 शेयर आज जुड़े। 3 बजे का लेवल जो चाहिए हमारे सारे दर्शकों को, हर बार कुणाल जी को ही नहीं चाहिए। कुणाल जी का तो आज ध्यान ही नहीं है निफ्टी फिफ्टी में, उनके खुद के स्टॉक्स के कॉल इतने आ रहे हैं, इसलिए हर रोज मैं कुणाल जी का नाम नहीं लूंगा। आज कुणाल जी को नहीं चाहिए, आज हमारे दर्शकों को जो चाहिए वो है 17,300 का, जिस पर आप अभी हैं। 17,300, 17,325 गिन लीजिए राउंड फिगर। ये 25 पॉइंट की रेंज, अगर इसके ऊपर निकलकर 3 बजे तक आप टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग आपको 17,350 से 17,400 तक की, 17,375, 17,400 तक की रेंज में ले जा सकती है निफ्टी पर, क्योंकि आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के ऊपर वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन 3:05 तक रहते हैं, तो वो शॉर्ट कवरिंग करवाएगा, वो ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। सो क्लोजिंग वाले शो का 3 बजे का जो लेवल है 3:05 का, वो 17,300 से 17,325, 17,300 भी काम कर जाएगा। 325 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। खराब से खराब माहौल में आपने पिछले 2-3 दिनों में 36,000 के नीचे बंद नहीं दिया, तो देंगे ही नहीं। ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। 36,000 पर 51 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट में हाईएस्ट है, आप उसके नीचे नहीं जाएंगे, फर्स्ट क्लास। अब 3 बजे तक का जो लेवल है दीप ऊपर 36,500 है। ओके, 36,500 पर ही 53 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है कॉल्स में, तो 36,500 को पार करना भी थोड़ा मुश्किल है, पर आ रहा है, वहां पर आ रहा है। तो अगर 3 बजे तक 3:05 तक 36,000 से लेकर 36,500 से लेकर 36,600 की रुकावट की रेंज है, इसको पार कर लिया तो आग लगेगी, तब आप 36,900 37,000 तक जाने की कोशिश कल तक कर सकते हैं। सो 36,500 36,600 रुकावट का जो है, आज आपको याद होगा हमने शॉर्ट पोजीशन पे 36,600 का स्टॉप लॉस दिया हुआ है, करेक्ट राइट। सो वो एकदम परफेक्ट, और शॉर्ट करने की रेंज भी 36,400 से 36,600 दी थी सुबह, कि अगर वहां पर आता है तो आप शॉर्ट करिए। शॉर्ट की एक ही रेंज दी थी, करेक्ट। निफ्टी में जो दी थी 150 से 250 दी थी, और 350 स्टॉप लॉस है। एक्सपायरी की वजह से आज दूर का स्टॉप लॉस दिया। सो अगर आज 350 ट्रिगर हो जाता तो काट ही लेना चाहिए। ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, डाउ फ्यूचर मजबूत है, तो बैंक निफ्टी पर 36,000 नीचे 36,500 मेक और ब्रेक है, इसके पार निकले तो आगे 36,800 36,900 तक की यात्रा आजकल में करने की कोशिश करेंगे। ये क्रिस्टल क्लियर लेवल है। ध्यान तेजी का है, बाय ऑन डिप्स। बिल्कुल, तो ध्यान तेजी का है और बाय ऑन डिप्स, ये आपके लिए सलाह आती हुई दिख रही है। इस बीच लॉरस लैब्स, इस पर भी रखिए नजर। कुणाल जी, इसका भी चार्ट जरा पुल अप कर लें। आय अनुमान से बेहतर आई है। आय अगर आप वैसे साल दर साल देखें तो हल्की सी बढ़त ही दिखी है, बट हमारा अनुमान आय गिरने का था। 1250 करोड़ की आय का हम अनुमान लगा रहे थे, उसके सामने आय में आपने हल्की बढ़त देखी है। 1412 करोड़ से बढ़कर 1424 करोड़ की आय है, तो आय अनुमान से बेहतर रही है। मुनाफे के फ्रंट पर अगर आप बात करें तो थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर है, 297 करोड़ से घटकर 231 करोड़ का मुनाफा आया है, बट अगेन हमारा अनुमान 222 करोड़ के मुनाफे का था, तो थोड़ा अनुमान से बेहतर नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। हल्का सा मिस है अगर आप साल दर साल की कंपैरिजन देखें, बट अनुमान से थोड़े बेहतर नतीजे हैं ये। आइए एक चार्ट पर राय कुणाल जी से। कुणाल जी, लॉरस लैब्स। देखिए एक कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा है दीपांशु, और स्टॉक पर अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस मुझे 590 के आसपास इंट्राडे चार्ट्स पर दिखती है। 590 का लेवल अगर ये स्टॉक निकाल जाता है तो फिर एक पुल बैक इसमें बनेगा। 604 रुपए तक स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो 590 के ऊपर जैसे अभी निकल रहा है, 590 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो 604 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। लॉरस लैब्स जहां पर आपको रखनी है नजर। कामकाजी तौर पर भी थोड़ा कामकाजी मुनाफा घटकर आया है इस समय, 470 करोड़ से घटकर लगभग 400 करोड़ का है। आइए वक्त है भसीन साहब के स्वागत करने का, भसीन के हसीन शेयर्स। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। एक्सपायरी के समय बाजार जान में आते हुए दिख रहा है, कुछ नतीजे भी अच्छे रहे हैं, बताएं सर कैसे देख रहे हैं इस समय के एक्शन को? गुड आफ्टरनून दीपांशु, बिल्कुल आपको कहा था आईटी में लीड द चार्ज, और देख लीजिए आज आईटी के शेयर कैसे चल रहे हैं, और अभी शुरुआत है।
मैंने सुबह आपको परसिस्टेंट कहा था 4050 4100 में 4350 हो गया, ये 5500 जाएगा। 75 करोड़ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट, 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो जाएगा इस साल का, और 30% की गाइडेंस। तो आप लगा लीजिए, इट 40 टाइम्स इज ट्रेडिंग एट जस्ट 25 टाइम। तो कोई दो राय नहीं, आईटी, मिड कैप आईटी, HCL टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट एंड एम्फसिस आर गोइंग टू बी 25% बैगर्स फ्रॉम हियर। आपको 25% ग्रोथ दिख जाएगी। आपको और अपडेट दे दूं, HDFC लाइफ और L&T कल मैंमैंने सजेस्ट किए थे, आउट परफॉर्मर्स हैं। उसके अलावा AB कैपिटल, SW सोलर और माइंडट्री, तीनों बहुत बढ़िया चले। माइंडट्री इज अप 120 रुपीज फ्रॉम यस्टरडेज प्राइस। अब आपके लिए दो बाइज हैं जो मेरे को लगता है यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो देखिए, सबसे पहले और अगले महीने का सबसे अच्छा स्टार होएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। 1625 रुपए पे आंखें बंद करके लीजिए। 1570 का स्टॉप लॉस, 1750 से 1775 का टारगेट। Dipanshu, actually this stock will go to 2000 rupees, you mark my words, but right now you played for 1775. Second pick would be unquestionably Adani Port. I think जो अडानी ने किया है, उनकी मार्केट कैप और उनके जो बिजनेसेस है, मोनोपलीज हैं, and as you are seeing, port businesses are seeing the best. The BFSI index is at a new high. 880 रुपए में लीजिए, 856 का स्टॉप लॉस। Now this is headed to 935 to 940. ये है आपके लिए अदानी पोर्ट्स और साथ ही HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पर करके चल रही है खरीदारी। दो पिक्स भसीन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल्स देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात कुछ और बेहतरीन एक्शन के लिए। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 53 रुपए 40 पैसे, 53 रुपए 50 पैसे अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है भेल, BHEL। BHEL के अंदर खरीदारी करें। 51 रुपए 70 पैसे, 51 रुपए 50 पैसे इस स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा 51.50। ऊपर में मेरे को लग रहा है कि लास्ट 3 दिनों के जो हाई अभी भेल ब्रेक कर रहा है, ये स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव अब आने वाले 4-5 दिन में दिखाना चाहिए। और स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 57 रुपए से लेके 58 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, और फिर ऊपर में 60 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिलने चाहिए। भेल में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें 51.50 के स्टॉप लॉस से 57 से 58 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए BHEL पर खरीदारी की राय 57 से 58 के टारगेट के लिए। HAL पर अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब की राय आई थी। नितिन जी भी हमारे साथ है तैयार, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। और एक्सपायरी का दिन है तो हीरो जीरो कॉल दे रहे हैं नितिन जी। नितिन जी बताएं सर। देखिए, यहाँ पे हम 36,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 80 रुपए की है अभी, और इसका स्टॉप लॉस होगा 30 रुपए का, और टारगेट होंगे 135-140 के। एक तो ये है, या अगर कम रिस्क में ले रहे हैं तो हम 36,500 की कॉल ऑप्शन लेते हैं जो 25 रुपए की है। 25 रुपए की है, 36,500 की कॉल ऑप्शन, हीरो जीरो ट्रेड होगा। और इसमें जैसे ही 50-52 का है प्रॉफिट बुक कर लें, और स्टॉप लॉस इसमें 5 रुपए का रख सकते हैं, यानी डबल का टारगेट और 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। अभी बैंक निफ्टी चल रही है 36,470 के आसपास स्पॉट लेवल है। हो सकता है एक स्पाइक मिले और बाउंस मिले, इसलिए हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। 36,500 की 25 में लेनी है, 60 के आसपास का टारगेट रखना है और 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। आपके लिए बैंक निफ्टी 36,500 की कॉल खरीद सकते हैं 25 रुपए में, 51 का टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 5 रुपए का। और इससे पहले 36,400 की बात करी थी ना सर, दो कॉल्स दी ना, 36,500 और 36,400, दो स्ट्रैटेजीज हैं राइट सर? ज्यादा है वैसे, वो 80 रुपए के आसपास लेने की सलाह थी। 30 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट 120-130 के आसपास होंगे। ओके, तो दो अलग अलग कॉल्स हैं। अगर आप चाहें 36,400 की कॉल खरीदें जो 80 रुपए में मिलेगी, 135 से 140 का टारगेट, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, या फिर 36,500 की कॉल लें, थोड़ा प्रीमियम इसमें कम है, 25 रुपए के लेवल्स पे मिलेगी, 51 का टारगेट, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। तो दो तरीके से आप खेल सकते हैं, 36,400 की कॉल भी खरीद सकते हैं, 36,500 की कॉल भी आप खरीद सकते हैं। निफ्टी पर कोई राय नितिन जी? नहीं सर, बैंक निफ्टी की ही लेंगे। वैसे डेटा पॉजिटिव है, बट हीरो जीरो नॉर्मली मूवमेंट बैंक निफ्टी में ही मिलती है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर है।
ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर नितिन जी की राय। इस समय 36,400 या फिर 36,500, इन दोनों में से कोई भी एक कॉल खरीदिए और उस पर आप एक ट्रेड बाउंस बैक का ले सकते हैं। एक्शन भी यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक्शन में कुछ और काउंटर्स भी हैं। ऑटो स्टॉक्स पर भी रखिए नजर, वहां पर भी एक मूव आ रही है। मारुति, इसके नतीजों पर थोड़ी देर में हम बात भी करेंगे। उससे पहले हिमांशु जी के पास चलते हैं, एक कॉल उनके लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। हिमांशु, मुझे लगता है कि देखिए ऑटो स्टॉक्स में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त, इनफैक्ट पिछले इस पूरे हफ्ते में ऑटो स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और यहाँ पर एक स्टॉक की तरफ से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, वो था टाटा मोटर्स। लेकिन एक जो जिस तरह का ब्रेकआउट पैटर्न का यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको यहाँ पर निकाला है, जो एक गैप था चार्ट्स पर वो भी क्लियर किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है और यहाँ पर टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं कैश के लेवल से रिकमेंड कर रहा हूँ 446 रुपए का पहला टारगेट, 452 रुपए का दूसरा टारगेट और 434 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स में खरीदारी की राय है। टाटा मोटर्स खरीदने की राय हिमांशु जी की। आइए बढ़ते आगे। नतीजे आने वाले हैं अंबुजा सीमेंट के। कल आएंगे, आज कल आएंगे अंबुजा सीमेंट के नतीजे। अनुमान देख लेते हैं। अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त। आई थिंक एक सेकंड, अंबुजा तो शायद आज ही है। आज माफ कीजिए, आज तो बोलो ना आज। अनुमान लाए हो तो ये भी बताओगा नतीजे कब है। अच्छा, जो अनुमान लाया जो वही बोल रहा है और वो बोल रहा है वही सही माना जाए। आज है नतीजे। अरमान बताइए अनुमान क्या है। सर, जो आय तो लगभग 5.5% बढ़ने का अनुमान है। उसका बेसिक रीजन ये है कि जो वॉल्यूम्स है उसमें सुधार आया था, क्योंकि इनका मरवार मुंडवा का जो एक है जहां से उसने एडिशनल कैपेसिटी आई थी, जिसके कारण वॉल्यूम में एडिशन हुआ। तो रेवेन्यू जो आय जो है वो लगभग 5.5% का अनुमान है। जो सीमेंट सेक्टर के लिए सबके लिए Q4 में जो है पेन इनके लिए भी वही है कि जो रॉ मटेरियल पेट कोक या फिर कोयला जिसके भाव बढ़े थे, जो ये पास ऑन नहीं कर पाए थे, उसके कारण मार्जिन्स पर खासा प्रेशर आएगा। इसलिए जो EBITDA है वो लगभग 27-28% घटने का अनुमान है और मार्जिन्स भी 27% से घटकर लगभग 19% के आसपास आने का अनुमान है और मुनाफा भी इसके चलते लगभग 36% नीचे आने का अनुमान है। अब क्योंकि मार्जिन्स पास ऑन नहीं कर पाए तो जो इनके लिए एक इंडिकेटर होता है EBITDA पर टन, उसमें भी लगभग आपको 31% की गिरावट दिखेगी, जो 1350 से घटकर वो 932 आने का अनुमान है। और जो रियलाइजेशंस हैं उसमें हालांकि थोड़ा सुधार दिखेगा, क्योंकि अंत में जो उन्होंने प्राइस हाइक लिया था उसका फायदा मिलेगा। तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ सकता है ये काउंटर। वैसे आज कुछ ज़्यादा मूव दिखा नहीं रहा है इसमें। नतीजों के साथ साथ और भी कई सारी खबरें हैं, तो देखते हैं क्या वहां पर कुछ एक्शन आता है कि नहीं। बट नतीजों के हिसाब से ठीक ठाक रहने वाले हैं इसका नतीजे। सुमित जी के पास चलते हैं, एक कॉल दे रहे हैं सुमित जी। बिल्कुल, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूव आने वाला है और बैंक निफ्टी वैसे भी एक करेक्शन के बाद अभी मूव का शुरुआत कर रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में अब यहां से चाल मिलेगी। तो जो बैंकिंग स्टॉक मेरे रडार पे अभी आया है उसका भी भाव चल रहा है 750 रुपए। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी पिछले 4-5 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल टेस्ट किए और आज ये एक पुलबैक बाउंस बैक दिखा रहा है, जिसमें कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आज और आने वाले 2-3 दिनों में यहां से एक बढ़िया अपमूव दिखाएगा। 735 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 765 का पहला टारगेट, 775 का दूसरा टारगेट। ऑप्शन में भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का 760 का कॉल अभी सीएमपी 20 रुपए 40 पैसा ट्रेड कर रहा है। इसको 20 रुपए 40 पैसे में खरीदारी करें। 15 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 25 रुपए से लेकर 28 रुपए तक के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक के 760 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल्स में 765, 775 ये लेवल्स जल्दी ही आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की राय। और आइए अब आपको ले चलते हैं जी बिजनेस की एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग रिसर्च की तरफ। एक कंपनी जो डीलिस्टिंग के लिए तैयार है। डीलिस्टिंग के लिहाज से उसकी क्या फेयर वैल्यू होनी चाहिए और किस प्राइस पर डीलिस्टिंग ऑफर दिया है और डीलिस्टिंग कब होने वाली है, पूरी डिटेल्स लेकर तैयार हैं कुशल गुप्ता। बताएं कुशल, कौन सा स्टॉक्स और किस पर होने वाली है डीलिस्टिंग?
स्टॉक है हेक्सा ट्रेडेक्स। आप देखिए यहाँ पर 12 मार्च को इन्होंने डीलिस्टिंग करने की घोषणा कर दी थी और डीलिस्टिंग का जो इंडिकेटिव प्राइस इन्होंने रखा है वो 156 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की आगे की वैल्यूएशन नजर आ रही है वो काफ़ी कंपेलिंग है, क्योंकि जो इनकी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स है कि दरअसल क्या हुआ था कि 2013 में इन्होंने नई कंपनी में कुछ शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे और लेकिन ये अभी भी उसको होल्ड करते हैं और उसकी फेयर वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से 750 रुपए प्रति शेयर बनती है। इनफैक्ट डिबेंचर्स भी इनके कुछ और उसकी वैल्यू भी 120 रुपए प्रति शेयर बन रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो अनुमानित फेयर वैल्यू बन रही है वो लगभग 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति शेयर की है। और इनफैक्ट जितनी भी ये कंपनीज हैं जिनकी भी इनकी इसमें होल्डिंग्स है, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां से डिविडेंड्स भी कंपनी को आते हुए मिले हैं और लगभग अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे 2013 में जो ट्रांसफर किया था इन्होंने, उसके बाद 300 से 400 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी इनको मिला होगा। तो उसकी भी अगर आप टोटल वैल्यू करेंगे तो लगभग आप मौजूदा मार्केट कैप देख लीजिए 1250 करोड़ रुपए का है और उसके मुकाबले यहां पर जिस तरह की अनुमानित फेयर वैल्यू आ रही है वो 4500 से करोड़ से 5500 करोड़ रुपए की आ रही है। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे तो यहां पर 5.5 करोड़ शेयर्स है। तो उस हिसाब से पर शेयर वैल्यू जो बनकर आ रही है, जो फेयर वैल्यू बनकर आ रही है वो 900 रुपए से 1000 रुपए की है। 900 से 1000 रुपए? 900 से 1000 रुपए की है। और डीलिस्टिंग के इंडिकेटिव प्राइस क्या? 156 156 रुपए की इंडिकेटिव प्राइस है, 900 से 1000। गजब। यहाँ से भी 4 गुना। और ये भी एक जिंदल ग्रुप की कंपनी आई थी। हाँ, वो भी जिंदल ग्रुप। हाँ, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा हमने 2 जिंदल ग्रुप की कंपनी पर रिसर्च करके आपको रखा था कि किस तरह से फेयर वैल्यू के मुकाबले में काफ़ी कम प्राइस पर इंडिकेटिव ऑफर दिया गया था और दोनों स्टॉक्स में आपको जबरदस्त एक्शन दिखा भी और दोनों में मेरे ख्याल से डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुआ। दोनों में फेल। इस बात की पूरी संभावना है फिर यहाँ पर भी ऐसे ही हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वैल्यू 4 गुना 5 गुना है तो फिर, और 2012 से कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, राइट, जबकि कम से कम 300-400 करोड़ रुपए तो डिविडेंड इनको आया है, राइट। सो ऐसे केसेस में ये बहुत ज़रूरी है प्रोमोटर्स के लिए कि जब आप डीलिस्टिंग करवा रहे हो, डीलिस्टिंग करवाने का मतलब है कि कंपनी को आप प्राइवेट कर रहे हो पब्लिक से वापस, यानी कि रिटेल शेयर होल्डर्स के उसके बाद कोई मायने नहीं रह जाते। सो 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है इस तरह के केसेस में। पहली तो ये कि आप जब पूरी कंपनी को खरीद रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़रूर रिवॉर्ड करें जिसके वो हकदार हैं। करेक्ट। 2012 से 2022 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, न डिविडेंड न कुछ कैश आया, वो भी पड़ा है, ठीक है। तो कम से कम अगर आप डीलिस्टिंग करवाना चाहते हैं तो फेयर प्राइस पे कराएं। अच्छा, यहाँ तो सारे इन्वेस्टमेंट्स ही है ना जी, तो इन्वेस्टमेंट्स तो आपके मार्केट प्राइस पे पता चलता है और काफी कम लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है ना कुशल? यस सर, काफी सारी लिस्टेड कंपनियां तो आप आराम से आज की प्राइस पर निकाल सकते हैं कि लिस्टेड प्राइस पर, लिस्टेड कंपनी के प्राइस पे क्या फेयर वैल्यू है। सो या तो आप फेयर वैल्यू पर अगर प्रीमियम ना भी दें, कम से कम फेयर वैल्यू तो दें। एब्सोल्युटली। और अगर फेयर वैल्यू ना दें और डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो जाए तो तुरंत आपको बायबैक करना चाहिए अच्छे दाम पर जिस पर बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू भी 400 रुपए इसकी, जो लास्ट हमें पता चली थी उसकी बुक वैल्यू। सो आई थिंक इस तरह की कंपनियों के बारे में कुछ न कुछ नए नियम बनने चाहिए। एक नियम जो सबसे बढ़िया बन सकता है दीप, जो मुझे लगता है जो होना चाहिए, रिवर्स ऑफर। जिस इंडिकेटिव प्राइस पर प्रमोटर्स अपनी डीलिस्टिंग कराना चाहे, क्या उसी प्राइस पर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए, कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर या कोई दूसरा कॉर्पोरेटर हो कहे कि मैं आपकी कंपनी लेना चाहता हूँ, करेक्ट, आपकी जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग वो बेच दो, मुझे दे दो। क्या 87 रुपए 50 पैसे पे अनिल अग्रवाल साहब वेदांता बेचते? बड़ा सवाल है ना? या क्या ये जो इंडिकेटिव प्राइस कितना 150, 60 रुपए, 156 रुपए या 156, कोई भी ले लेगा 156 रुपए में, जहाँ पे बुक वैल्यू 400 रुपए, मार्केट वैल्यू 900 से 1000 रुपए आती है। हो सकता है हमारी कैलकुलेशन 19-20 हो, हम तो चाहते हैं मैनेजमेंट आकर बात करें, कई बार मैनेजमेंट आते नहीं, बात नहीं करते, लेकिन ये वो कंपनियां जिनमें वैल्यू है और ये इस तरह का कोई न कोई नियम सेबी को बनाना चाहिए जिसमें है ना, ताकि तभी प्रमोटर आपको है ना सही वैल्यू। पूरी दुनिया भर में देखिए जब कंपनियां डीलिस्टिंग होती है तो एक प्रीमियम देती है जी, राइट। एलन मस्क साहब जैसे आदमी ने ट्विटर को प्रीमियम देके खरीदा है भाई, 38%, है ना। तो ये कंपनियां तो क्या, ये तो फेयर वैल्यू से 1/4 पे, क्यों? सो आई थिंक ये समय आएगा कि इस तरह का कोई न कोई नियम होना चाहिए जिसमें काउंटर ऑफर आए कि चलो मान लिया फेयर जिस प्राइस पे आपने दिया उससे 10%, 20%, कोई भी फॉर्मूला बना रहे, उसके ऊपर तो आपको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल सर। तभी जाके प्रमोटर फेयर वैल्यू का आपको ऑफर देंगे और तभी रिटेल इन्वेस्टर। नहीं तो क्या, किसी आदमी ने 10 साल तक शेयर रखा, 156 रुपए में डीलिस्ट हो गया, वो अगली बार स्टॉक मार्केट में आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात। बोलेगा कि 1000 रुपए का माल मेरा 156 रुपए में चला गया, मैं ऐसे मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करूं? करेक्ट।
और ये तो क्लियर कट है। वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाइए, किसी अच्छे सीए से रखिए सबके सामने कि फेयर वैल्यू ये होती है, लाने दीजिए, करें, और फिर उस फेयर वैल्यू के ऊपर आप क्या प्रीमियम देना चाहते हैं, डीलिस्टिंग करवाने की। लिस्टिंग करवाने की प्रीमियम है तो डीलिस्टिंग करवाने की प्रीमियम होनी चाहिए। आई थिंक वक्त आ गया, इस तरह के नियमों में ध्यान देने की जरूरत है। आई एम श्योर जिस तरह से बहुत सारे मोर्चों पे सेबी में बढ़िया एक्शन हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, इस पर भी होगा और रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। और मुझे कहते हुए ये अच्छा लग रहा है कि पिछली बार भी जब हमने इस तरह की डीलिस्टिंग वाले ऑफर्स की हमने बात की तो रिटेल शेयर होल्डर समझे कि वाकई में फेयर वैल्यू क्या होती है और कि नहीं तो क्या होता है, आप औने पौने दामों में शेयर बेच जाते हैं। आप किसी कंपनी के शेयर इसीलिए खरीद कर रखते हैं कि जिस दिन वैल्यू अनलॉकिंग होगी उस दिन मुझे पूरे पैसे मिलेंगे। जब वैल्यू अनलॉकिंग का वक्त आए तब भी कुछ ना मिले तो फिर आदमी पैसा लगाए क्यों। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च आपने रखी है और आई एम श्योर इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा कि 800 से 1000 रुपए की वैल्यू वाली कंपनी की फेयर इंडिकेटिव प्राइस 156 रुपये कैसे हो सकती है। 12 मार्च को डीलिस्टिंग का ऐलान किया था। डीलिस्टिंग की ये ऑफर, टेंडर ऑफर करने की डेट शायद नज़दीक में ही है मेरे ख्याल से आती हुई दिख रही है। तो जब भी आप टेंडर करें शेयर तो सोच समझ कर करें कि आपको किस तरह से करना है। ये है इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए। कुशल, बहुत ही बेहतरीन रिसर्च आपने सामने रखी है और हमारी पूरी टीम ने इसमें सहयोग दिया है। तो और इस तरह की दीप एक चीज़ बताऊँ, इस तरह की रिसर्च करने में पसीने छूट जाते हैं। एब्सोल्युटली सर। और जैन साहब आप भी अनजाने शेयर आप काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, इस कंपनी को भी करेगा। 2012 की एनुअल रिपोर्ट जाकर देखनी पड़ी थी और कितना टाइम जाता है। 2012 के इन्वेस्टमेंट इन्होंने किसी एक दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया विद कंप्लीट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंपनी में रखते हुए। 2012 से 10 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है। अब डीलिस्टिंग हो रही, उसकी फेयर वैल्यू निकालो, उस समय जो इन्वेस्टमेंट थे कितना डिविडेंड आया होगा, डिवेंचर्स कितने होल्ड कर रहे हैं, ये सब करके निकालने में जान निकल जाती है। बहुत मतलब बहुत मेहनत का काम है, आसान। लास्ट टाइम हमने फोटो जिंदल पॉली इन्वेस्ट निकाले थे और दोनों के फिर ऑफर फिर फेल हुए। तो ये है आपके लिए बड़ी और बेहतरीन रिसर्च हेक्सा ट्रेडेक्स पर। जैन साहब कोई विशेष टिप्पणी आपकी? नहीं, बहुत सही कहा आपने अनिल जी, और आपने जो एक रिवर्स ऑफर वाली बात कही वो बहुत ही वैलिड है। और मुझे अब कई बार, जैसे पहले आईपीओ की प्राइसिंग होती थी और सेबी के पहले की बात कर रहा हूं मैं 1992 में, अब ये जो बायबैक और ये जो डीलिस्टिंग वाली चीजें हैं इन सब पे भी थोड़ा सा मुझे लगता कि कुछ होगा, क्योंकि ये तीसरी बार हो रहा है और नलवा सन्स इसमें प्रमोटर, वो भी एक होल्डिंग कंपनी, फिर ये इन्वेस्टमेंट से इसमें। सही तो नहीं है जिस तरीके की बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू के सामने ऐसी प्राइस आप ऑफर कर रहे हो, अननेसेसरली टाइम वेस्टेज वाली बात है। बट हैट्स ऑफ टू जी बिजनेस, आपको और आपकी टीम को अच्छी रिसर्च ला के एटलीस्ट हम अवगत करवा रहे हैं। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, इवन राइट्स इश्यूज में होने लग गए, अजीब अजीब औने पौने भाव पे राइट्स लाते हैं। प्रमोटर्स जानते हैं कि 2-3% लोग तो ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, 2-3% डेड शेयर्स होते हैं। तो इन सब का कहीं ना कहीं आर्बिट्राज कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है सिस्टम में। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत गहराई से कहीं ना कहीं, और सेबी जैसा कि आपने कहा कि काफी सारे मोर्चों पे इतने बड़े बड़े डिसीजंस इन दिनों में आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी अछूता तो ये भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ इस पे भी आएगा ही। बिल्कुल। तो चलिए आशा करते हैं कि यहाँ पर भी आप थोड़ा निवेशकों के हित में ये ऑफर आए, एटलीस्ट फेयर वैल्यू और उसके बाद प्रीमियम दिया जाए। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर मूव बनती हुई दिख रही है इस समय बाजार के एक्शन के साथ साथ, वहां पर डाल देते हैं नजर। सिमी जी की तरफ से उनकी अगली कॉल है तैयार, बिल्कुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, पेन स्टॉक में फोकस रखना चाहिए और मुझे अभी का जो स्टॉक देना है वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट में यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम आने का है और मुझे लगता है कि पीडीलाइट को यहाँ से मतलब पोजिशनली देखना पड़ेगा। सिर्फ मतलब मे सीरीज के लिए अगर लेना है तो मुझे लगता है कि 2510 तक का टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। पहला टारगेट होगा 2480, दूसरा होगा 2495 और तीसरा होगा 2510। तो पूरा सीरीज के लिए मुझे लगता है कि पीडीलाइट को उठाकर रखिए, क्योंकि एकदम लोअर लेवल से पीडीलाइट और एशियन पेंट्स घूम रहा है, यहाँ से बहुत ज्यादा खोने का नहीं है। एशियन पेंट्स ऑलरेडी बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ, पर पीडीलाइट मुझे लगता है कि करंट लेवल से काफी शानदार पोटेंशियल है इसमें, तो काफी बड़ा रन अप यहाँ से देखने को मिल सकता है पीडीलाइट।
मेरा फेवरेट। पिडलाइट इस पर करके चलें खरीदारी, ये है सिमी जी की तरफ से रहा। आज दोपहर के शो में आशीष केलकर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उनके भी रेडार पर ये काउंटर था। एशियन पेंट्स भी अभी देखिए वागले साहब ने थोड़ी देर पहले खरीदारी की राय दी थी। रोल ओवर डेटा के हिसाब से देखें तो बढ़िया एक्शन बर्जर पेंट्स में आपको बनते हुए दिख रहा है। 91% रोल ओवर्स बर्जर पेंट्स के हैं, तो इस स्पेस में भी कुछ ना कुछ एक्शन बन रहा है। ऑफकोर्स आज जिस तरह से कूल ऑफ हुआ है कतिल में 2-3 दिनों का, यहाँ पर इस स्पेस को उसका भी फायदा मिलते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल पेंट स्टॉक्स, पेंट से जुड़े काउंटर्स पर आपको रखनी है नजर रखनी है। एक दो और स्टॉक्स पर जहां पर अच्छी मूव आई है। इन्फो एज आज के ट्रेड में काफी एक्टिव है। सुमित जी इसका चार्ट देखें, इन्फो एज लंबे समय बाद यहां पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम तो बन रहा है, स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। इन्फो एज के अंदर छोटा सा बाउंस बैक और यहां से देखने को मिल सकता है, जिसमें 4750 से लेकर 4800 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो 4500 के आसपास है, यानी जब तक 4500 नहीं टूटेगा पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 4800 तक का मूव एक बार इस बाउंस बैक में, पुल बैक में इन्फो एज में देखने को मिल सकता है। तो इन्फो एज पर रखिएगा नजर, इस पर एक पुल बैक मूव आपको आती हुई दिख रही है। जीएसपीएल में एक पुल बैक मूव आती हुई दिख रही है, वहां पर रखिए नजर। एसबीआई में थोड़ा अच्छा एक्शन इस समय बनते हुए दिखा है। एक स्पाइक भी आया था, थोड़ा वापस हल्का सा ऊपर से डिप आ रहा है, बट एसबीआई देखें वागले साहब थोड़ा एक्शन में आ रहा है ये काउंटर भी। दीपांशु बाउंस बैक है, मुझे लगता है 510 512 तक जा सकता है। अगर वो क्रॉस कर गया फिर 520 जाएगा। 520 ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। डाउन साइड में 495 भी ब्रेक नहीं होगा। तो ये है आपके लिए एसबीआई। थोड़ा एक्सपायरी भी है, तो एक दो काउंटर्स पर आपको मूव ऐसी आती हुई दिखेगी। इंडसइंड बैंक भी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एस्कॉट्स में एक्शन आ रहा है। ब्रिटानिया जो आज सुबह 2% नीचे था, अभी ब्रिटानिया के चार्ट पर नजर डालिए, अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। तो काउंटर्स हैं, एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा यहाँ पर आपको मूवमेंट वैसा ही बनते हुए दिख रहा है। आइए ओएनजीसी, इसके लिए एक अहम खबर आती हुई दिखी है। ये काउंटर भी काफी एक्टिव रहा है इस सीरीज में। हमने देखा है कच्चे तेल के मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पर भी बड़ी मूव्स आई हैं। ओएनजीसी पर वरुण क्या खबर है ये बताइए। ओके दीप, तो बेसिकली खबर ये है कि एक ऑयल फील्ड है रशिया में, सैकलिन 1 नाम से। इसमें बेसिकली एक्सॉन मोबिल जो है वो भी इसमें करीब 30% के आसपास का हिस्सा रखते थे। उन्होंने यहाँ पे कामकाज बंद कर दिया है। बेसिकली इनका कहना है कि जो पाबंदियाँ रशिया पे लगी है उसके चलते, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये रशिया में कामकाज नहीं करना चाहते, इसके लिए फोर्स मेजर क्लॉज जो रहता है उसका ऐलान इन्होंने किया। यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से कामकाज जो है वो इन्होंने बंद कर दिया है। इस फील्ड से अगर आप देखते हैं तो रोज़ाना करीब 2,73,000 के आसपास बैरल कच्चा तेल जो है वो एक्सपोर्ट होता था। और सिर्फ एक्सॉन मोबाइल नहीं बल्कि बाकी जितनी भी कंपनियां जो कि इसमें स्टेक रखती है वो भी यहाँ से कच्चा तेल निकालती थी और एक्सपोर्ट करती थी। इंपॉर्टेंट ये है कि ओएनजीसी विदेश के थ्रू इस ऑयल फील्ड में करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट कुछ महीने पहले, 1 आध महीने पहले ही इस ऑयल फील्ड से करीब 7 लाख बैरल के आसपास का कच्चा तेल जो है वो 2 हफ्ते तक पड़ा रहा था और कोई इसके लिए खरीदार नहीं था। उसके बाद खबरें आई थी कि इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो शायद इसको खरीद सकती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार ये अटकलें चल रही थी कि इस ऑयल फील्ड का क्या होगा। लेकिन अब क्योंकि एक्सॉन मोबाइल ने यहाँ पे फोर्स मेजर क्लॉज का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है, तो उसके चलते जो बचा कुचा वहाँ पे कच्चा तेल है उसको लिफ्ट करने के लिए भी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि टैंकर्स जो है वो अब नहीं मिल रहे हैं, शिप्स जो है वो अब नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात जो है ओएनजीसी विदेश के लिए है। और सिर्फ यही नहीं, आने वाले दिनों में भी इसके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस ऑयल फील्ड से काफ़ी बड़े प्लान्स थे। इनफैक्ट 2028 में यहाँ से एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसका प्रोडक्शन भी शुरू होना था, जिसको लेके ओएनजीसी विदेश जो है वो काफ़ी कहीं ना कहीं बुलिश था। तो दिक्कत की बात है, एक्सॉन मोबाइल ने फोर्स मेजर क्लॉज का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है। अब ओएनजीसी विदेश का जो 20% हिस्सा है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ चुका है। और ओएनजीसी के स्टॉक पर रिएक्शन भी हम उसी समय उसका आते हुए देख रहे हैं। तो नेगेटिव खबर है एक तरह से, जो इनका फील्ड है रशिया में, उस पर एक्सॉन ने करा है, ओएनजीसी ने नहीं करा है, बट डेफिनेटली उसका आप कुछ फॉलो ऑन इफेक्ट आते हुए देख सकते हैं। और स्टॉक भी इस समय सपाट ही है। ये सीरीज काफी इवेंटफुल रही है। किरण जी एक बार जरा ओएनजीसी का चार्ट देखें सर, 165 पर, माफ कीजिएगा किरण जी हमारे साथ नहीं है, हिमांशु जरा देखें ओएनजीसी क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो इस पर निकल कर आते हैं। दीपांशु देखिए, अगर हम एक एस्टैब्लिश ट्रेंड की बात करते हैं तो ओएनजीसी अभी भी एक सस्टेन्ड ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, बना हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर ये 160 रुपए के नीचे बंद होता है या क्लोजिंग देता है
तो ही यहाँ पर पहले साइंस आएंगे कि स्टॉक में एक करेक्शन गहराती हुई नजर आ सकती है। और उस कंडीशन में जो नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट निकल कर आता है वो लगभग 145 से 150 रुपए के आसपास है। तो फिलहाल जिनके पास तेजी की पोजीशंस हैं 160 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। तो ये है आपके लिए ONGC जिस पर रखनी है नजर रखनी है। एक स्पेशल पिक और पिक ऑफ द डे सीरीज यूजुअली पिक ऑफ द डे पहले आती है, सीरीज ही पहले। बड़ी अफलातून डिमांड करते हैं कुणाल जी, राकेश जी, बहुत ही बढ़िया सर। मतलब सबसे पहले 4 साल पहले से जुड़े हो ना, उसका फायदा उठाना। मैं तो पहले दिन से शो कर रहा हूँ, कई बार बोल देते हैं बंसल जी, तो हमको भी मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है। पिक ऑफ द सीरीज का भी ढूंढ के लाओ भाई किधर से पिक ऑफ द सीरीज आ रहे ढूंढ रहे, तो तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए कुणाल जी, राकेश जी, क्योंकि वो सीरीज के पहले दिन के लिए रिजर्व रखा होता है। तो फिर जब आप कहते हैं तो हमारी टीम लगती है काम पर। और SBI लाइफ पर बात कर लेते हैं। नतीजे आगे सर, रिजल्ट्स आ गए, पहले रिजल्ट्स आगे देख लेते हैं। SBI लाइफ नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा आया है 672 करोड़ का, हमने अनुमान लगाया था 646 करोड़ का, राइट। तो 672 करोड़ का मुनाफा आया, हमारा अनुमान 646 करोड़ का था, अनुमान से बेहतर है। पिछले साल 533 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 672 करोड़ का है, तो अच्छी बढ़त है और हमारे अनुमान से बेहतर मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो फर्स्ट कट मुनाफा तो अनुमान से बेहतर है। देखना पड़ेगा नेट प्रीमियम कितना हुआ है। हमने अनुमान 11% की बढ़त का यहाँ पर लगाया है, वहाँ पर आप नज़र रखिए। पिछले साल एपी की बेस काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसके हिसाब से देखें तो इस साल सिर्फ 4 से 5% की एपी की बढ़त हम अनुमान लगा रहे हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 10% का अनुमान हमने लगाया है। नेट प्रीमियम आय माय गॉड जबरदस्त 17,430 करोड़ की, अनुमान से बेहतर है। 17,300 का हमने अनुमान लगाया था, उसके सामने 17,430। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत बढ़िया, एकदम फाड़ के। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप जी बिजनेस पे ये नतीजे देख रहे हैं, अब धीरे धीरे आप सब जगह नतीजे देखेंगे, लेकिन इस वक्त नंबर्स बहुत तगड़े आते दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया नंबर्स है एक्चुअली। मुनाफे से भी ज्यादा जिस तरह से नेट प्रीमियम में उछाल आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। लगता है लोगों को कोरोना के बाद डर लगा है, लाइफ इंश्योरेंस सबको लेना है ना। ये बहुत साफ दिख रहा है, ये जो बदलाव है बहुत शानदार नंबर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये गजब के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, तो नंबर्स तो तगड़े दिख रहे हैं। दीप एक बार जरा और डिटेल्स कुछ नंबर्स की आ रही है तो बताएं एक बार। मुनाफा 672 करोड़ है, वो तो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये नंबर्स आपके लिए 533 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 672 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। SBI लाइफ बढ़ते हुए नतीजों पर नहीं, बढ़ते हुए शेयर पर नतीजों के तुरंत बाद ऑथोराइज एक्सपर्ट कुणाल सरावगी साहब हैं। कुणाल जी, SBI लाइफ चार्ट्स देखिए जब तक मैं और रिजल्ट ढूंढूं। अनिल जी, जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये धीमी गति से चलने वाला शेयर है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है और इंट्राडे चार्ट्स पर एक बड़ी अहम रेजिस्टेंस थी जो कि अभी चार्ट पर पार होती हुई नजर आ रही है। तो अनिल जी, मुझे लगता है कि इसमें और अपसाइड बनेगा। एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, अब 1100 जो है वो बड़ा सपोर्ट है और यहां पर अगला पड़ाव 1140 का है। तो मेरी राय में जिन्होंने भी लॉन्ग पोजिशन बना रखी है बिल्कुल बने रहे और अब 1105 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। 1105 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। यहाँ से भी अच्छी मजबूती बनने की पूरी संभावना। 4% मजबूत होता दिख रहा है SBI लाइफ। बहुत बढ़िया नंबर है। 17,430 करोड़ प्रीमियम आए, बहुत और 672 करोड़, क्या गजब के नंबर है। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं सर, इसलिए स्टॉक भी वैसे ही प्रीमियम पर आपको रिएक्ट भी करते दिख रहा है। बिल्कुल, तो प्रीमियम पर अच्छे नंबर्स पर रिएक्शन SBI लाइफ का, और रिएक्शन कुणाल जी, राकेश जी की डिमांड पर हमारी टीम का पिक ऑफ द सीरीज। अब ये पता नहीं बंसल जी की जानबूझ के मतलब अचानक से ये वॉल्यूम तेज हो गया बिगुल का, या आपने काम करवाया इसलिए हमारी टीम ने गुस्से में जोर से बिगुल बजाया, ये मुझे पता नहीं। ये 3:30 बजे के बाद जब इंक्वायरी करेंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल आप पिक ऑफ द सीरीज बताएं सर। अनिल जी, देखिए सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा। अनिल जी, मैं और राकेश जी केवल आप ही से डिमांड कर पाते हैं क्योंकि यही डिमांड पूरी होती है अनिल जी, और तो हमारी डिमांड कहीं पूरी होती नहीं है। हार्दिक सहानुभूति। अनिल जी, यही डिमांड करते हैं हम लोग। बाकी सब जगह के लिए हार्दिक सहानुभूति।
तो अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज यानी कि पूरे अगले सीरीज के लिए हमारी जो पिक है वो है एनटीपीसी। अनिल जी, पावर स्टॉक्स में बहुत पावर है, हमने बड़ा ब्रेकआउट पावर ग्रिड में देखा है, सारे पावर स्टॉक्स एक एक करके चल रहे हैं और एनटीपीसी पर मैं और राकेश जी कंटिन्यूसली बुलिश है। यहां पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हुआ है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और आज एक्सपायरी के दिन इसमें जिस तरह का मोमेंटम है, अगली सीरीज में भी स्टार परफॉर्मर रहेगा। बाय करके चलने की राय है एनटीपीसी पर। ओवर टू राकेश। देखिए अनिल जी, एनटीपीसी ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाया था 155 156 के ऊपर, उसके बाद 166 तक गया, करेक्शन आई, करेक्शन खत्म हो चुकी है और दोबारा से बड़े अपमूव के लिए तैयार है। तो एक तो पिक ऑफ द सीरीज है, ओवरवेट पिक, मिस नहीं करना है। 155 रुपए 50 पैसे, 155.50 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट है यहाँ पर 168 का, दूसरा टारगेट है 177 का और एनटीपीसी पर खरीदारी की राय है। ओके, तो एनटीपीसी पर खरीदारी की राय आपके लिए आ रही है। पिक ऑफ द सीरीज रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बड़े टारगेट्स आपको इस पर आते हुए देख सकते हैं, 168 नियर टर्म टारगेट्स और 177 सीरीज के लिए इस पर आपको रखनी है नजर। एसबीआई ये है एनटीपीसी आपके लिए। इस बीच एसबीआई लाइफ बढ़िया परफॉर्मेंस पर ये आ रहा है। बैंक्स पर भी हमारा फोकस है। आइए एक कॉल लेते हैं हिमांशु जी से और फिर आपको बताएंगे एक्सिस बैंक के नतीजे कैसे रहेंगे। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, देखिए एक मच अवेटेड ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है इंडसइंड बैंक में। देखिए ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है काफी दिनों से, लेकिन आज के सेशन में जिस तरह से ये स्टॉक 990 985 रुपए के ऊपर अपनी जो हर्डल थी उसके ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। बहुत ही फेवरेबल यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 980 रुपए का और अपसाइड में जो पहला टारगेट यहाँ पर होगा वो होगा 1020 का। स्टॉक अगर 1000 के ऊपर निकलता है तो ना केवल 1020 का टारगेट जो मैंने मेंशन किया वो आता हुआ नजर आएगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 1050 तक की तरफ की दौड़ जो है वो बहुत तेजी से लगाता हुआ नजर आ सकता है। तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है, ये आपके लिए राय आ रही है 1020 1050 के टारगेट्स के लिए। आइए आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, थोड़ा ऊपर से हल्के हुए हैं बाजार एक्सपायरी से पहले। जानते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। हल्की फुल्की गिरावट आई ऊपरी स्तरों से। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स में भी हमने देखा है 390 अंक ऊपर थे, अब 330 अंक ऊपर दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स ने और तेजी पकड़ी है, बाय द वे नैस्डैक फ्यूचर्स और ऊपर जा रहे हैं, 2% ऊपर अब आपको यहां पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। यूरोप के बाजार भी ठीक है, हमारे बाजार भी अच्छे हैं, क्या करके जाना है? ठीक है दीप, 40-50 पॉइंट नीचे आया तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि 17,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बिल्कुल 1.25 करोड़ शेयरों का, इसलिए हम कह रहे थे 3 बजे तक उसके ऊपर निकलना जरूरी है। वहीं पर अटके पड़े तो वहीं से आप नीचे आए तो परफेक्ट है। फिर भी क्लोजिंग 17,200 के ऊपर की बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट आप देखिए इस बीच में बैंक निफ्टी कमजोर नहीं हुआ है, 36,500 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जबकि इतना भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बैंक निफ्टी के कॉल पर भी है 36,500। तो दोनों ही लेवल बढ़िया होल्ड हुए। जिस तरह की क्लोजिंग मिल रही है आप कल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, कोई डाउट नहीं है। और सीरीज का समापन हम एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे हल्के ही कर रहे हैं। थोड़ी बहुत आज शॉर्ट कटी भी होगी तो भी देखते हैं, कोई बहुत बड़े ओपन इंटरेस्ट के साथ अगली सीरीज की शुरुआत होगी, इसकी संभावना थोड़ी सी कम मुझे नजर आती है। तो ये साफ नजर आ रहा है, तो तेजी करके चलने की राय है। चूंकि जो बड़ा उतार चढ़ाव वाला माहौल जो बना हुआ है उसको देखते हुए अगर आपको रखना है थोड़ी सी सेफ्टी के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से एक काम कर सकते हैं कि 17,000 का पुट ऑप्शन ले लें और इधर 36,000 का पुट ऑप्शन ले लें, तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हेजिंग के लिए अगर चाहिए तो। हालांकि आज सीरीज का पहला दिन होगा कल, तो प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि भाई नहीं कहीं अचानक से ऊपर नीचे खुल जाए कर जाए तो वो एक अलग चीज़ है, तो वो कर सकता है। लेकिन दीप मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन में बने रहना चाहिए, बिल्कुल। तो चलिए बने रहिए तेजी की पोजीशन में, हेज जरूर करके जाएं। यूएस में काफी वॉलेटिलिटी हमने देखी है, 18% पोस्ट मार्केट मेटा के ट्रेडिंग में रिएक्शन आया है, और एप्पल और साथ ही अमेजॉन के नतीजे आ जाने वाले, तो वहां पर वॉलेटिलिटी है, बट हमारे बाजार में अच्छा एक्शन है।
और एक्सिस बैंक, इस पर भी नजर रखिए। बाय द वे सर, कल एक्सिस बैंक के आपके टारगेट हिट हो गए। पहला वाला 680 का जो आपने टारगेट दिया था, 685 तक कुछ हाई लगाया है। 785 का हाई, 780 का टारगेट पहला वाला हिट हो गया। अभी भी होल्ड करना चाहिए रिजल्ट्स, लेकिन आज ही है तो जिससे रिजल्ट्स की रिस्क नहीं रखनी। डे हाई के आसपास अच्छे मुनाफे भी बंद हो रहा है। अगर आपको रिस्क लगती है, बेच दें, प्रॉफिट बुक कर लें, 50% कर लें, या फ्यूचर बेच के ऑप्शंस में कन्वर्ट कर लें। रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। करेक्ट। प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेड में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, ये ध्यान रखें। बिल्कुल, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन चेंज कर लें। कल के टारगेट हिट, एक और कॉल आ रही है अनिल जी की तरफ से। उससे पहले एक्सिस बैंक कैसे रहेंगे नतीजे, ये भी जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। नतीजे तो अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ अच्छी रहेगी। डिपॉजिट ग्रोथ हो या फिर लोन ग्रोथ हो, करीब 14 से 15% के आसपास रहने वाली है। रिटेल और एसएमई दोनों सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो बेहतर ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम होगा, प्रोविजनिंग जो है वो कम होगी। और इस कंपनी ने, इस बैंक ने बेसिकली इस क्वार्टर में ज़्यादा यील्ड वाले प्रोडक्ट्स जो है उनको बेचा है, तो उसके चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी थोड़ा बहुत सहारा मिलने वाला है इस कंपनी को। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% से बढ़ के 3.5% पे आएंगे। एनआई ग्रोथ जो है वो करीब 20% के आसपास हो सकती है, 9100 करोड़ के आसपास आएगी। मुनाफा जो है उसमें करीब 50% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 4000 करोड़ के आसपास से आ सकता है। ग्रॉस एनपीएस में कमी होगी, 3.17% से गिर के 3%। एनएनपी जो है यानी कि नेट एनपीए 0.91% से बढ़ के गिर के 0.8%, यानी कि पीएनएल भी अच्छा रहेगा, बैलेंस शीट की हाल भी अच्छे रहने वाले हैं। चलिए, तो नतीजे भी अच्छे रहेंगे, सहारा मिलना चाहिए। एक्शन में तो रहा ही है स्टॉक नतीजों से पहले, और आईसीआईसीआई बैंक के बाद हमने वहां पर भी अच्छी मूव देखी थी। देखते हैं क्या इस बार एक्सिस भी वैसा एक्शन आपको दिखा पाता है कि नहीं। थोड़ी देर में लेंगे अनिल जी से उनकी आज की फ्रेश, कल की 2000 की कॉल, जहां पर आपको रखने नजर एक्सिस के तुलना टारगेट्स हिट हो ही चुके हैं। कुछ फाइनल कॉल्स ले लेते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। कोल इंडिया पर रखिए नजर, इस पर एक बार फिर से आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, एक स्पाइक आया है। खबर ये आ रही है कि चीन ने कोल इंपोर्ट्स पर ड्यूटी हटा दी है, जो चीन कोल इंपोर्ट करेगा। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में और डिमांड बढ़ने वाली है। अगर चीन कोल इंपोर्ट ड्यूटी हटा रहा है तो उनकी क्या डिमांड रहेगी, वो भी काफी हाई रहने वाली है। कोल इंडिया अगेन इस सीरीज में काफी एक्टिव रहा है ये काउंटर। सिमी जी जरा एक बार चार्ट देखें कोल इंडिया की, अगली सीरीज के लिए क्या व्यू बन रहा है इस पर? इनफैक्ट दीपांशु, मैं तो ये कहूंगी कि कोल इंडिया यहाँ से बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है और 192 कैश पर 192 क्रॉस होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो कोल इंडिया में वापस 200 से 210 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। मैं एक्चुअली ये स्टॉक मेरा रडार पर है, पर कैश में मैं 192 का क्रॉसओवर का इंतजार कर रही थी। फ्रेश बाइंग मैं तभी सजेस्ट करूंगी जब ये स्टॉक 192 के ऊपर चला जाएगा। 200 और 210 ये दो लेवल्स होगा मेरे नजर पर, क्योंकि उसी रेंज के आसपास से ये गिरा था, तो वही मेरा पहला टारगेट होगा जो मैं एक्सपेक्ट करूंगी। 192 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग सजेस्ट करूंगी। तो ये है आपके कोल इंडिया जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी रिकमेंडेशन कल के 2000। जी सर। डीप खरीदारी करने की राय, और खरीदना है मारुति का फ्यूचर अगले महीने वाला। राइट। लगभग आपके लिए 7900 के आसपास ट्रेड करो, 7890। ये तो कैश के नहीं, मई के फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा था कि आपको दिक्कत ना हो। सीधा 7910 के आसपास मई का फ्यूचर है, वो खरीदें। 7840 7840 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 7990 पहला टारगेट होगा। 7990 8090 8190। मैंने भी कोई लेवल ऐसा निकाला कि 10-10 रुपए नीचे राउंड फिगर से, तो 7000 बेसिकली तो 8000 8100 8200 लेवल होता है, मैंने 10-10 रुपए नीचे कर लिया। 7990 8090 और 8190 ये 3 टारगेट है मई का फ्यूचर खरीदें मारुति का। और मई के फ्यूचर के लेवल नहीं आने तो कैश के लेवल बता दें और उस हिसाब से आप एडजस्ट कर ले। तो मई फ्यूचर के लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 7910 स्टॉप लॉस 7840। और अगर किसी को लगता है कि मुझे शिफ्ट करना है तो एक्सिस बैंक से शिफ्ट करके मारुति में कर ले। एक्सिस बैंक में आपका अच्छे 755 वाला 780-85 हो गया है, तो आपका 25 रुपए 20-25 रुपए बन जाता है, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और ये फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और मारुति के नतीजे हैं कल और वो तो दिन में आएंगे, तो आपको सुबह तक का एक मौका मिलेगा ही, तो उस लिहाज से आप एक बार ये मौका देख सकते हैं। यूजुअली 1 से 3 के बीच में आ जाते हैं, तो मारुति पर खरीदारी मे फ्यूचर्स, ये ध्यान रखिएगा, ना कि आज के इस सीरीज के जो आज ही एक्सपायर हो रहे हैं। हाँ, मे वाले खरीदे। आज पता चला खत्म ही हो गया। हाँ। 7990 8090 8190 ये 3 टारगेट रहेंगे। उसके लिए स्टॉप लॉस लगाएं 7840। अगर चाहें तो एक्सिस की मुनाफा वसूली करके अब आप यहां पर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और अप्रैल सीरीज, इवेंटफुल अप्रैल सीरीज, इस वित्त वर्ष की पहली
क्लोजिंग के लिए आ रही है, और एटलीस्ट क्लोजिंग पर तो आप अच्छे रिबाउंड के साथ क्लोज हो रहे हैं। लग रहा है 17,200 के ऊपर फाइनल क्लोजिंग फिगर आएगा, 36,450 के करीब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आनी चाहिए। HDFC लाइफ नतीजों के बाद बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है, इस पर अच्छा एक्शन। HUL नतीजों का दमदार रिएक्शन, इस पर 4% ऊपर। SBI लाइफ यहां पर 4% की तेजी। UPL सुबह से एक्टिव। एशियन पेंट्स कच्चे तेल की गिरावट के बाद ये तेजी में आया। NTPC बढ़िया एक्शन इस पूरी सीरीज में इस काउंटर ने दिखाया, 2.5% ऊपर ये बंद हो रहा है। पावर ग्रिड एक और पावर स्टॉक जहां पर अच्छी मूव दिखी है। LNT, SBI, एक्सिस, कोटक, ICICI इन सभी में खरीदारी आपने देखी है। ITC अगेन इस सीरीज का एक स्टार परफॉर्मर ये काउंटर रहा है। मारुति, अनिल जी की राय, कल नतीजों से पहले यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व यहां पर भी नतीजे आए थे और नतीजे के बाद पॉजिटिव रहा। इनफैक्ट सिर्फ 5 निफ्टी स्टॉक्स ऐसे हैं जो गिरावट के साथ बंद हो रहे हैं। बजाज ऑटो नतीजों का रिएक्शन इस पर, और थोड़ी मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुस्ती, 0.2% नीचे। हिंडाल्को में हल्की कमजोरी। भारतीय एयरटेल, M&M और HCL टेक। HDFC बैंक एकदम सपाट बंद होते हुए ये सीरीज HDFC बैंक दोनों के लिए अच्छी नहीं रही है। वायदा कारोबार की तरफ आए, कोरोमंडल 7% ऊपर यहां पर एक्शन आया, दमदार नतीजे इसके भी आपको आते हुए दिखे थे। इंडियन होटल्स नतीजों का रिएक्शन इस पर भी परसिस्टेंट, यहां पर भी नतीजों के रिएक्शन। तो ज्यादातर मूव जो आई है वो रिजल्ट रिलेटेड ही थी। JK सीमेंट, यूनाइटेड ब्रूरीज 2 दिन पहले इसके अर्निंग्स आए थे। इंटरग्लोब, इन्फो एज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI प्रू, फाइजर, टोरेंट फार्मा, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। उसके सामने डॉक्टर लाल आज 3.5% नीचे था, वैसे अच्छे एक्शन में रहा। लॉरस लैब्स थोड़े सुस्त नतीजे यहां पर थे, 2.5% नीचे। IEX ठीक ठाक नतीजे थे, करीब 2% नीचे ये काउंटर रहा। अपोलो टायर्स कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली। गुजरात गैस, बायोकॉन, HDFC AMC, एबट इंडिया, RBL बैंक, वोडाफोन आइडिया, ओबरॉय रियल्टी, सन टीवी, अतुल लिमिटेड, L&T फाइनेंस, ये कुछ और काउंटर्स है जहां पर वीकनेस दिखी। वेदांता इसके नतीजों का भी इंतजार है। नतीजों से पहले बाकी एल्यूमिनियम स्टॉक्स की तरह ये भी थोड़ा सुस्ती के ही मूड में था, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन दिखाकर नहीं गया। स्टॉक्स जहां पर एक्शन था, नेटवर्क 18, TV 18 दोनों में काफी भारी गिरावट। डील के बाद 20% नीचे नेटवर्क 18, TV 18 करीब 17% नीचे। फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी है। इंडो काउंट कमजोर दिखता हुआ दिखा। जैकॉब आज मुनाफा वसूली का दिन था कल की बड़ी तेजी के बाद। जस्ट डायल, कॉफी डे यहां पर भी आपने कमजोरी देखी। GMDC यहां पर भी आज थोड़ा रोटेशन था। JM फाइनेंशियल 10% ऊपर। गोदरेज एग्रोवेट जहां पर हमने आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च बताई थी पाम ऑयल से कैसे इन्हें फायदा होगा, और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से भी हमने बात करी। जबरदस्त तेजी यहां पर। शॉपर स्टॉप अच्छी तेजी दिखाता हुआ। क्रिसिल, सिद्धार्थ जी की पिक थी थोड़े समय पहले, अच्छी तेजी आज 7% ऊपर ये काउंटर रहा। चेन्नई पेट्रो में आप 6.5% की तेजी देख रहे हैं। मैंगलोर केमिकल 6% ऊपर रहा। KEI इंडस्ट्रीज यहां पर अच्छी खरीदारी रही। टेक सॉल्यूशंस, DCM श्रीराम, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने खरीदारी देखी। तो एक्टिव था बाजार, कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आए। एक्सपायरी के दिन आपने एक रिबाउंड देखा, और फाइनली लगभग 200 पॉइंट ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग निफ्टी की, और 400 पॉइंट ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की। तो एक अच्छा रिबाउंड वाला दिन एक्सपायरी के लिए अनिल जी आ जाते हैं। बिल्कुल, तो फाइनली अच्छी क्लोजिंग मिलती हुई भारतीय बाजारों में आज हरे निशान के साथ बढ़िया मजबूती के साथ क्लोजिंग होती दिख रही। 275 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर है, 317 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 191 पॉइंट ऊपर हम निफ्टी पर बंद हुए हैं, 644 पॉइंट ऊपर बंद हुए सेंसेक्स में। एक समय 1000 पॉइंट के आसपास, 900 पॉइंट के आसपास की तेजी भी सेंसेक्स में थी, और बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट की तेजी के साथ 36,400 के आसपास वहीं बंद होगा। एग्जैक्ट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 36,400 है ना, वहीं पर स्टॉप लॉस 36,400 था जहाँ तक मेरे ख्याल है। ठीक है, आइए अब करते हैं आज गुरुवार के खास शो की बात दुनिया की। ये है हमारा वो स्पेशल शो जहाँ दुनिया भर की इंटरेस्टिंग खबरें अच्छे खासे विजुअल्स के साथ आपको मिलती है, इंफॉर्मेशन के साथ। तो देखिएगा ये इंटरनेशनल बुलेटिन आज शाम 4:26 पर। बात दुनिया की झलक देख लीजिए एक बार। क्यों ऑस्ट्रेलिया के लोगों को जेली फिश से है खतरा? मशीनी दुनिया में चूहे का भी अवतार। पढ़ाई पर तालिबानी पहरा, जारी किया अजीबोगरीब फरमान। फ्रांस की सड़कों पर चीनी ड्रैगन देख दुनिया दंग। और किम जोंग की महाविनाशक मिसाइलें आखिर किसके लिए? देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर।
तो ये है हमारा विशेष शो बात दुनिया की। अच्छा, इसमें किम जोंग साहब को देखा एक बार अगर साइड से प्रोफाइल पिक्चर देखे ना उनके बीच में, जब एक बार विश्वेश जी भी बाल एकदम छोटे छोटे करवा के आते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है किम जोंग जैसे लगते हैं। साइड प्रोफाइल से तो 100% लगते हैं ना। हाँ, कभी कभी चेक करना वापस से। अच्छा, इस बीच में एक इंटरेस्टिंग खबर और भी आई थी, आप लोगों ने देखी हो तो ठीक, नहीं तो एक बार फिर से दिखा दूं। एक चूहा बनाया जाएगा, तो मशीन वाला चूहा बनेगा, रोबोट रैट। अब ये तस्वीर आ रही है आपके सामने। सवाल आप सबके लिए यह है कि इससे क्या काम करवाया जा सकता है? किसी ने तो दिमाग लगाया है, बनाया है, चूहा क्या काम आ सकता है जिसके लिए किसी ने इतनी मेहनत की है, इतना टेक्नोलॉजी लगाया है? इंटरेस्टिंग है ये सर, मतलब है ना। भाई आज कोई आदमी इनोवेशन करे, दिमाग लगाए, कुछ नया बनाए, तो इसलिए बनाता ना जो आदमी काम आएगा। एनी आइडिया? जरा हमारे पैनल पे पूछते हैं, हो सकता है हमारे सब बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इनको बहुत भयंकर नॉलेज है। कोई बता सकता है चूहे का रोबोट ये क्या काम आ सकता है? जी जैन साहब। भाई आदमी जैसे हर जगह नहीं घुस सकता, चूहा हर जगह घुस सकता है। कौन से बिल में आदमी को घुसाना है आपको? अरे वो चूहों को डराने के लिए अनिल जी, चूहा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप कभी महसूस कीजिएगा, आपके अगर फॉल सीलिंग में चूहा आ गया ना, उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। कब आया था आपके यहाँ? मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे किसी फ्रेंड के घर पे हुआ था। ये तो बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन ये चूहा उस चूहे को कैसे निकालेगा, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, चूहा बड़ा सुंदर दिख रहा था, गोरा सा एकदम। आमतौर पर ऐसे चूहे दिखते नहीं है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जिस तरीके से अभी जैन साहब ने बोला ना कि मेरे घर नहीं आया, फॉल सीलिंग में दोस्त के यहाँ किसी के पास आया था, तो इस तरीके का अनिल जी आपके पास भी बड़ी क्वेरीज आती होंगी कि मेरे दोस्त ने ये शेयर ले रखा है, आपसे व्यू मांगते हैं अनिल जी। समझ तो रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तो मान के चलता हूँ उन्हीं ने। अगर देखो, दो तरह के सवाल आते हैं कि ये शेयर मैंने 100 रुपए में खरीदा था, 300 हो गया, क्या करूं? तो मैं समझ जाता हूँ ये इसका नहीं है, किसी और का जो पूछ रहा है। और अगर कोई था ये शेयर मैंने 100 में खरीदा था, मेरे दोस्त ने, अब 20 रह गया है, तो क्या करूं? मैं समझ जाता इसी का है। तो जो ये तो तुरंत ही मैंने इसीलिए तो पूछा कि जैन साहब को कब हुआ, तो मैं तो समझ ही गया था जैन साहब के इस फॉल सीलिंग में ही हुआ है। बढ़िया हुआ चूहा ही घुसा है, हाथी घोड़े नहीं। बड़े इंटरेस्टिंग, इसीलिए मैं कहता हूँ ये शाम वाला ये शो देखना चाहिए 4:30, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, अगली खबर भी जो है ना वो बेहद इंटरेस्टिंग है। कुणाल जी, राकेश जी को तो फर्क नहीं पड़ता, जैन साहब को भी ज्यादा नहीं पड़ता, जैन साहब को भी नहीं पड़ता। वैसे जैन साहब तो मतलब बॉस है, नौकरी तो करते नहीं। वो अगले साहब तो अपनी मर्जी के मालिक है, उनको दुनिया से कोई लेन देना है नहीं। सिमी जी भी नौकरी नहीं करती, तो कौन बचा? सुमित जी, हिमांशु जी 2 जॉब में हैं, बाकी हम सब तो हैं ही। हम सब तो हैं। तो आइए हम सब के लिए, जो नौकरी करने वाले और जो नौकरी देने वाले, उनके लिए एक इंटरेस्टिंग खबर है। इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अब जो नए एम्प्लॉयज़ जोड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है नौकरी छोड़ने का सिलसिला आईटी सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। तो इन्फोसिस ने अपने जो भी एम्प्लॉयज़ नए लेते हैं उनमें एक नॉन कॉम्पीट क्लोज डाला है। आमतौर पर होता है, लेकिन इस क्लोज ने हलचल मचा दी। और इसमें कहा कंपनी ने ये कि कोई भी एम्प्लॉय अगर नौकरी ज्वाइन करता है इन्फोसिस की और वापस छोड़ता है, तो कम से कम 6 महीने तक वो अपनी कंपटीशन के पास जाकर नौकरी नहीं कर सकता। यानी कि इन्फोसिस छोड़कर आप किसी दूसरी आईटी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकते। और लोग ये मान लें कि ये सारी शर्तें जो ऐसी हैं जो कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। आदमी कहीं से तो नौकरी छोड़ के आपके पास आता है, तो आपसे भी छोड़ के कहीं तो जाएगा, ये तो फंडामेंटल राइट है। और ये मामला बड़ा हो गया है गर्म, और अब ये मामला पहुंच गया है लेबर मिनिस्ट्री में भी। आज शाम 5 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर नॉन कॉम्पीट क्लॉज लाने की ज़रूरत क्या थी, है तो इतना स्ट्रिक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या ये लीगल है, जायज़ है, और आईटी सेक्टर में एट्रिशन रेट क्यों बढ़ रहा है, जो मूल समस्या है, और उसे कैसे रोका जाए। ये जो 2 मूल समस्या हैं, इन सब पर करेंगे चर्चा। और उन पर चर्चा करने के लिए अशांक देसाई साहब से बढ़िया आदमी कोई हो नहीं सकता। नेस्कॉम के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, सीईओ और फाउंडर है मैस्टेक के। क्या कंपनी बनाई है अशांक सर ने, गजब। एब्सोल्युटली। और आपने तो देखा ही वो जो अमेरिका में उन्होंने अपनी सब्सिडी कंपनी बेचकर बिल्कुल जिस तरह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड उन्होंने तय किए, कमाल के हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे, और बातचीत करेंगे हम शंकर अग्रवाल साहब से, जो कि लेबर मिनिस्ट्री में पहले सेक्रेटरी रहकर रिटायर हो चुके हैं, और नाइट्स के फाउंडर प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा साहब होंगे, जो आपको थोड़ा एचआर की तरफ से भी आपको पर्सपेक्टिव देंगे। नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सेनेट, एम्प्लॉयज का भी तो संगठन उतना चाहिए।
एम्प्लॉइज का संगठन होता है, अच्छा हाँ यूनियन तो होती है ना ओके, प्लांट्स में यूनियन होती है। तो एट्रिशन का क्या लिखा था, फ्रस्ट्रेशन, ओके, एट्रिशन का फ्रस्ट्रेशन, ये हमारा आज का विशेष हो। NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने की एक बेहतरीन स्कीम, और इस स्कीम से न सिर्फ आप टैक्स बेनिफिट लेते हैं बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन में रकम निकालने का भी इंतज़ाम होता है। किन किन परिस्थितियों में आप NPS से इमरजेंसी पैसा निकाल सकते हैं, उस पर टैक्स के नियम क्या है, NPS से जुड़े सारे सवालों के जवाब देंगे। 6:30 बजे मनी गुरु में हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, वो बताएंगे NPS से निकासी के नियम। ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मठपाल साहब, और रात की 8 बजे की इंडिया 360 डिग्री की प्राइम टाइम बुलेटिन। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है, जहां एक और केंद्र सरकार कह रही राज्य सरकारों को वैट घटाइए, और राज्य कह रहे हैं कि भाई आप पैसा दो तो हम घटाएं, GST आपके पास जाता है, GST का पैसा बांटो। तो ये तू में चल रही है दोनों के बीच में, और इन सब के चक्कर में पेट्रोल डीजल के दाम घट नहीं रहे हैं, और इसी पर मार पड़ रही है आप हम जैसे आम आदमी पर। इंडिया 360 डिग्री में हम इसी पे करेंगे चर्चा, क्यों पेट्रोल डीजल में 1-2 रुपए दाम घटाने से भी कुछ राज्य कतरा रहे हैं, तेल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार के पास क्या ऑप्शंस है, पेट्रोल डीजल के इस राजनीति के खेल का पूरा 360 डिग्री विश्लेषण होगा, तेल का सियासी खेल, ये है हमारी आज की कवर स्टोरी, और इसके अलावा ढेर सारी और स्टोरी तो होंगी ही। फाइनली 17,245, 206 अंकों की डबल सेंचुरी मारकर निफ्टी बंद, थैंक यू वेरी मच। 701 नोट आउट, सेंसेक्स 57,521 पर, और 36,422, 393 पॉइंट पर बैंक निफ्टी यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ये है आज की क्लोजिंग, शानदार, और 300 पॉइंट पर डाउ फ्यूचर्स। वक्त है आप सभी से विदा लेने का, आज ही नहीं पूरी अप्रैल सीरीज में हमारा साथ देने के लिए, और स्पेशली देखिए जब सीरीज अप्रैल की हो और अप्रैल फूल वाली हो, तब आपने पहले दिन से आज तक हमारा साथ दिया। बंसल जी, राकेश जी, नो सॉरी सेम ही है, कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, जैन साहब, सिमित जी और हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने के लिए। मई सीरीज में वो कौन सी कहावत है, सेल इन मैन गो अवे, सेल इन मैन गो अवे, हाँ, तो गो अवे मत हो जाना पूरी सीरीज में, इसी तरह से अप्रैल की तरह साथ बना रहे। थैंक यू सो मच, और मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। चलिए मुलाकात करते हैं मृत्युंजय के साथ, और कमोडिटी बाजार का एक्शन बताने के लिए तैयार हैं मृत्युंजय, बताएं। कॉटन में बहुत जोरदार तेजी है सर, और रिकॉर्ड ऊंचाई पर है कॉटन के दाम, मतलब 45,100 के ऊपर MCX पर, और ये पहली ऐसी कमोडिटी है कॉटन जो निगेटिव खबर आने के बाद और तेजी से ऊपर जाती है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। कल खबर आई थी कि एक्सपोर्ट बैन हो सकता है, हाँ, आज फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले 11% की ड्यूटी हटी इंपोर्ट पे, उसके बाद से दाम लगभग 8-10% और बढ़ चुके हैं। थोड़ा प्रण, अगर हम ऐसा प्रण ले लें कि नए कपड़े नहीं खरीदेंगे साल 2 साल तक, जो है पुराने से काम चलाए, तो क्या कॉटन के दाम कम हो सकते हैं? सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि बीच में ऐसा कर ले तो शायद हो भी सकता है। हो जाए,